इतना ऊंचा था कि कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता था। उसी समय अनगिनत पहाड़ों की दूरी पर एक धूसर महल के अंदर एगू के सिंहासन पर बैठी एक ह्यूमैनॉइड आकृति, जिसने भयानक ग्रे बैटल आर्मर पहन रखा था, अचानक अपनी काली आंखें खोल बैठी। तुरंत ही एक डरावनी आभा जाग उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, किसी ने शून्य की शक्ति का इस्तेमाल किया है। वह ध्यान केंद्रित करके उसके स्रोत तक पहुंचने लगा और एक रहस्यमय संबंध का पीछा करते हुए उसकी चेतना का एक हिस्सा सीधे फॉलन स्पेक्टर पर उतर आया। उसी पल स्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई। वह अब कोई बेजान और बिना चेतना की चीज नहीं रहा था। डिवोशन की चेतना उस स्पेक्टर के शरीर में समा चुकी थी। उसकी नजर एमिंग पर पड़ी और वह हैरानी से बोला, ये काला भेड़िया अभी 6 महीने का भी नहीं है और इसके पास पहले से ही छठे सर्कल का ऐसा डोमेन है। कितना भयानक पोटेंशियल है। तभी एमिंग ने गर्जना की और सीधे अंधेरे डोमेन को चीर दिया, उस पर बरस रही कोरोसिव शक्ति को नजरअंदाज करते हुए। उसकी दबदबे वाली पंजे जो सब सामने प्रकट हुए। काली रोशनी ने हवा को चीर दिया। दुओसियन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। उसकी आकृति तुरंत 1000 मीटर पीछे हट गई और वह उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमिंग उससे भी तेज था और तुरंत पीछे पहुंच गया। भयानक सप्रेशन पावर ने फॉलन स्पेक्टर की गति धीमी कर दी। उसी मौके का फायदा उठाकर एमिंग बहुत ऊंचा उछला और उसके दोनों पंजे एक साथ गिरे। सप्रेशन की ताकत के साथ दुओशियन की आकृति जोर से जमीन पर गिरी और 1000 मीटर का विशाल क्रेटर बन गया। गुस्से से भरा एमिंग फिर से हमला करने दौड़ा। अपने सेलेस्टियल फर्नेस डोमेन के रीइंफोर्समेंट की वजह से उसने दुओशियन को दूरी बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसके पंजे लगातार विनाशकारी फ्रेंजी में गिरते रहे। उसी समय 2 जोड़ी धूसर पिल्स चमक उठी और एक डेथ ऑनरा पागलों की तरह सब कुछ नष्ट करने लगी। भले ही ड्यूटियान का लक्ष्य कोई जीवित प्राणी नहीं था, लेकिन मौत की शक्ति उसे भी अपने अंत की परिभाषा थोप देती। यहाँ कोई फर्क नहीं किया जाता। उसी पल टियन की नजर गंभीर हो गई। उसने सोचा, 4 अलग अलग टैलेंट्स, भले ही उनमें से थोड़ा सा भी खत्म हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस काले भेड़िए की क्षमता बहुत ज्यादा है। इसे खत्म करना ही होगा, वरना जल्द ही मानव जाति को एक नया सॉवरेन मिल जाएगा और ऐसा एक्सपर्ट हमारी फॉलन डीमन रेस के आक्रमण को रोक सकता है। ये सोचकर दुओचियन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं की। उसकी सारी करप्शन पावर विस्फोट की तरह फूट पड़ी। उसने जोर से हाइमिंग को पीछे धकेला और तुरंत आसमान की ओर उड़ गया। उसी पल हर दिशा से अनंत करप्शन पावर उसकी ओर उमड़ने लगी। सभी डीमंस डर से देख रहे थे कि उनकी अपनी करप्शन पावर उनके नियंत्रण से बाहर खिंचकर बाहर जा रही है। जैसे जैसे उनका शरीर सूख कर मरने लगा, उसी ऊर्जा से 1000 मीटर से भी लंबा एक विशाल काला भाला बन गया। उसकी भयानक शक्ति से हवा तक कांप उठी और काली ऊर्जा की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। लेकिन यह सब नहीं था। उसके आसपास फैला धूसर डोमेन सिकुड़ने लगा और आखिरकार उस काले भाले को पूरी तरह घेर लिया। यही सॉवरेन रैंक का असली रूप था। डोमेन पर ऐसी पकड़ जो निचले स्तर के प्राणियों से बहुत आगे थी। चाहे उसे फैलाकर दुश्मन को दबाना हो या किसी हथियार पर समेटकर उसकी शक्ति दोगुनी कर देनी हो। दुओतियन की नजर बिल्कुल शांत थी। उसने एक पल में मुझे ढूंढ लिया। अगले ही क्षण हाइमिंग 1 किलोमीटर की दूरी पल भर में तय करके मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर मेरी रक्षा। दुओतियन ठंडी आवाज में बोला, दुएन रिकाना, मुझे पता था कि तुम अपने मास्टर की रक्षा करोगे, मर जाओ। लेकिन अगले ही पल उसका हाथ अचानक रुक गया। फर्मामेंट प्रिजन फैलने की बजाय जोर से सिकुड़ने लगी। वह शक्ति इतनी ज्यादा दब गई कि आखिरकार उसके शरीर के साथ मिल गई। उसी क्षण काले और सुनहरे पैटर्न तेज चमकने लगे और हजारों मीटर तक अल्टीमेट सप्रेशन पावर फैल गई। जमीन तुरंत 10 मीटर से ज्यादा धंस गई और अनगिनत मलबा धूल बन गया। हैरान और गुस्से से भरे डोतियान ने अपना काला भाला फेंक दिया, जो 1 किलोमीटर तक हवा को चीरता हुआ बिजली की तरह दौड़ा और पल भर में हाइमिंग के सामने पहुंच गया। यह वार लगभग 7वें सर्कल की विनाशकारी शक्ति के करीब था, लेकिन हाइमिंग से निकल रही सप्रेशन पावर ने उसकी गति को आधा कर दिया। हाइमिंग जोर से गरजा। उसने भाले की नोक को अपने पूरे पंजे से पकड़ लिया और दोनों भयानक शक्तियां टकराकर जोरदार विस्फोट में बदल गईं। उस टक्कर की शॉकवेव 10,000 मीटर तक फैल गई। उसी समय काले और सुनहरे पैटर्न पागलों की तरह चमकने लगे। हाइमिंग की रक्षा और शारीरिक शक्ति लगातार और भी भयानक होती जा रही थी। वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसके पंजों के नीचे की जमीन लगातार फटती और धंसती जा रही थी। डुओतियन ने तुरंत अपनी पूरी करप्शन पावर झोंक दी ताकि उसका भाला और भी तेज और घातक बन जाए। कई मिनट तक दोनों शक्तियों की टक्कर चलती रही। फिर धीरे धीरे भाले की नोक पर दरारें दिखाई देने लगीं और फैलने लगीं। उसी समय हिमिक जोर से गरजा और उसने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति और डोमेन की ताकत एक साथ छोड़ दी। 1 किलोमीटर लंबा भाला अचानक टूटकर अनगिनत काले टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल शक्ति खत्म होने के कारण डुओतियन की प्रोजेक्शन काली धुंध में बदलकर गायब हो गई। आखिरी क्षण में डुओतियन ने मेरा चेहरा अपनी याद में गहराई से दर्ज कर लिया और फिर उसकी चेतना सौंदर्य पलास से लौट गई। वहां वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आभा इतनी गहरी थी जैसे कोई अथाह खाई हो। उस दबाव से आसपास की सभी डीमन कांपने लगीं। वह गंभीर स्वर में बोला, वह तो सिर्फ लेवल 20 का है, फिर वह अपने डोमेन को कंप्रेस कैसे कर सकता है? उसकी आंखें भारी हो गईं। इतनी ऊंची समझ और शक्ति पर नियंत्रण सच में डरावना था। ये वही शर्तें थीं जो 10वें सर्कल के सिंहासन तक पहुंचने के लिए चाहिए होती हैं।
और यह काला भेड़िया तो लेवल 20 पर ही ऐसा कर चुका था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से थी कि उस काले भेड़िए का डोमेन सिर्फ उसके शरीर के ऊपर नहीं था, बल्कि उसके साथ पूरी तरह फ्यूजन हो चुका था। ऐसा काम तो आमतौर पर केवल सेलेस्टियल किंग स्तर के प्राणी ही कर सकते थे। डुओचियन ने हल्का सा सांस छोड़ा और तुरंत वह दानव शांत हो गया। उसने सोचा, शायद उसने कोई रिकवरी आइटम इस्तेमाल करके मेरी जानकारी रिकॉर्ड कर ली होगी। असली फॉलन डीमन रेस की एक्सटर्मिनेशन लिस्ट में उन सभी मानव प्रतिभाओं के नाम लिखे जाते हैं जिनमें सिंहासन तक पहुंचने की क्षमता होती है, ताकि छठे रैंक या उससे ऊपर के डीमंस उन्हें सीधे खत्म कर सकें। यह सोचकर वह फिर से अपने सिंहासन पर टिक गया, आंखें बंद की और गहरी चुप्पी में डूब गया। उधर तबाह हुई धरती पर हर्मिंग अपनी विशाल आकृति के साथ खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर काले और सुनहरे डिवाइन रून्स चमक रहे थे और उनसे एक दबदबे वाली आभा निकल रही थी। मैंने अपने रीइंफोर्समेंट और रिकवरी स्पेल्स बंद कर दिए। मेरा दिमाग चकरा रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। त्यनंगजांग की स्पिरिचुअल रिकवरी के बावजूद इन स्पेल्स को बनाए रखना मेरी सीमा से ज्यादा था। काफी देर बाद रीइंकार्नेशन डंजन के खत्म होने की नोटिफिकेशन गूंज उठी। अगले ही पल हर्मिंग और मैं दोनों गायब हो गए। समय खत्म हो चुका था। स्कोर कैलकुलेशन शुरू। कुल मारे गए डीमंस 1-2, रैंक 6, बचाए गए लोग 974, अंतिम मूल्यांकन परफेक्ट। मेरी क्लास एट्रीब्यूट्स बढ़ गई। रीइंफोर्समेंट स्पेल और रिकवरी स्पेल दोनों मजबूत हो गए और समन स्किल अब सेक्रेट समन में प्रमोट हो गई। मैं फिर से अपने डॉर्मेट्री में प्रकट हुआ। मैंने तुरंत हर्मिंग को वापस बुला लिया ताकि डॉर्मेट्री ढा ना जाए। उसके बाद मैंने अपने स्टेटस पैनल में क्लास प्रमोशन की जानकारी देखी। असली प्रमोशन के लिए मुझे अभी एक और रीइंकार्नेशन डंजन में परफेक्ट इवैल्यूएशन हासिल करना होगा, लेकिन मेरी स्किल्स में पहले ही बड़ा सुधार हो चुका था। रीइंफोर्समेंट का एम्पलीफिकेशन 20% से बढ़कर 35% हो गया था और रिकवरी अब स्लो हीलिंग की जगह फास्ट हीलिंग बन गई थी। हालांकि माना कॉस्ट अब दोगुना हो गया था। सबसे बड़ा फायदा समन स्पेल की प्रमोशन थी। अब मैं जिन क्रीचर्स को समन करूंगा उनके पास अनिवार्य रूप से सेक्रेड ऑरा होगी। इससे मैं उत्साह से भर गया। लेकिन मैंने तुरंत समन करने की जल्दी नहीं की। उसकी जगह मैंने अपना फोन उठाकर बेन सिटी की खबरें देखी और मुझे एक रिपोर्ट मिली जिसमें सैकड़ों लोग अचानक प्रकट हो गए थे। मैंने राहत की सांस ली। रिपोर्ट में बताया गया कि वे दूसरे वर्ल्ड के लोग थे जिन्हें हॉरन डीमंस ने गुलाम बना लिया था और उन्हें एक सिल्वर आर्मर पहने रीइंकार्नेटर ने बचाया था। उन्हें लैनिन टेलीपोर्ट किया गया जहां अथॉरिटीज उनकी देखभाल कर रही थी। तस्वीरों में उनके दुबले शरीर अब थोड़ा बेहतर लग रहे थे। शायद जो युआन ने उन्हें ताकत लौटाने के लिए अपना खून दिया था। तनाव खत्म होते ही थकान की एक भारी लहर मुझ पर छा गई और मैं वहीं गिरकर तुरंत सो गया। थके हुए वापस लौटा। मुझे गहरी नींद में देखकर उन्होंने दांत पीसते हुए मुझे बिस्तर से उठा दिया। असल में सेना ने जब 3 सिर वाले सांप को हराते हुए मेरी वीडियो जारी की तो पूरा फोरम फट पड़ा। सबको पता चल गया कि मैंने अपनी ही ताकत से यह किया था। लोग पागलों की तरह मिशन स्ट्रीम देखने लगे और इसी वजह से उन्हें भी आराम का मौका नहीं मिला। तभी चावान ने कहा कि बेलोन एकेडमी के छात्र टीम लूप मिशन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी बाकी लोगों से कहीं ज्यादा है। यह सुनते ही तीनों का जोश भड़क उठा। उन्होंने खाना तक छोड़ दिया और तुरंत अपने टीममेट्स को इकट्ठा करने निकल पड़े ताकि मिशन जारी रख सकें। उन्हें देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर मैं भी उठकर मिशन डिस्ट्रिक्ट की ओर चल पड़ा। आधे दिन से ज्यादा समय हो गया था जब मैंने आखिरी बार मिशन किया था, इसलिए मेरी रैंकिंग गिरकर 10वें स्थान से भी नीचे चली गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने लेवल 59 के बेऑक्शन को मारने का मिशन और साथ ही एक 6th रैंक रीइंकार्नेशन क्वेस्ट स्वीकार कर ली। यह देखकर वहां मौजूद महिला सैनिक पूरी तरह हैरान रह गई। इस क्वेस्ट में लिंजी नाम की एक विशाल और भयानक बीस्ट को मारना था जिसे आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर्स भी नहीं। कमांडर यंग शाओ के चेहरे पर एक साथ बेबसी और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही थी। मेरी निगरानी के लिए भेजा गया ड्रोन लगा घंटे बाद हर्मिंग पर सवार होकर मैं पहाड़ों की गहराई में पहुंच गया। वहां एक उजाड़ मैदान के बीच अचानक एक डार्क गोल्ड लेपार्ड बेयर ने अपनी सुनहरी आंखें खोल दी और उसका 600 मीटर विशाल शरीर खड़ा हो गया। धरती कांपने लगी और एक अत्याचारी आभा फैल गई। वह हमें भगाने के लिए गरज रहा था। मैं चुपचाप नीचे उतरा, थोड़ा पीछे हट गया और लड़ाई ईमिंग पर छोड़ दी। उसका लेवल बहुत ऊंचा था। मैं उससे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे जल्द से जल्द अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को मेटल मटेरियल्स में बदलना था ताकि याई के फ्यूजन के लिए इस्तेमाल कर सकूं। जब उसने देखा कि मैं सुरक्षित दूरी पर हट गया हूं, तब ईमिंग ने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। उसकी धूसर आंखें ठंडी नजर से डार्क गोल्ड लेपर्ड बेयर को घूर रही थीं। तभी उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही पल में वह 1000 मीटर से भी लंबा हो गया। उसकी कंधे की ऊंचाई लगभग 650 मीटर तक पहुंच गई और उससे एक राजसी दबदबे वाली शक्ति फूट पड़ी जिसने डार्क गोल्ड लेपार्ड बेयर को डर से भर दिया। कमांड पोस्ट में मौजूद अधिकारी यह देखकर स्तब्ध रह गए। सिर्फ आधे दिन में वह कुछ 100 मीटर से बढ़कर 1000 मीटर से भी बड़ा हो चुका था। यांग शाओ भी बेहद हैरान था क्योंकि इंसानों में एले कभी नहीं देखा गया था। जमीन फटने लगी और उसी क्षण ईमिंग की आकृति बिजली की तरह आगे बढ़ी। स्याही जैसी काली लपटें फट पड़ी और 2000 मीटर से भी विशाल एक दानवी स्पेक्ट्रल आकृति प्रकट हो गई। करीब 6 किलोमीटर का इलाका उन लपटों में गिर गया। फिर जादुई शक्ति बचाने के लिए वह दायरा सिकुड़कर लगभग 2000 मीटर रह गया।
दुआन के साथ लड़ाई के बाद एमिंग का डोमेन और उसकी शक्ति पर नियंत्रण काफी बेहतर हो गया था। डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर जोर से गरजा, उसका शरीर तेज हवा की धाराओं से घिर गया और उसके पंजे सुनहरी चमक के साथ उठ खड़े हुए। लेकिन उस दानवी स्पेक्ट्रल आकृति के सामने उसकी 600 मीटर की कदकाठी भी छोटी लग रही थी। काली आग से भरा विशाल पंजा नीचे गिरा और डार्क गोल्ड लेपर्ड बेयर ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। सुनहरी और काली शॉकवेव्स गोलाकार लहरों में फट पड़ी और धरती कांप उठी। उसकी तेज हवा की धाराएं तुरंत निगल ली गईं और उस पर टाइटैनिक दबाव पड़ने लगा। उसके पंजों के नीचे जमीन धंस गई और उसके घुटने झुकने लगे। वह गुस्से से दहाड़ा, उसके मांसपेशियां फूल उठी और उसने और भी तेज हवा की धाराएं छोड़ी। लेकिन तभी स्पेक्ट्रल आकृति की चाल अचानक बदल गई। उसी मौके का फायदा उठाकर एमिंग बिजली की तरह झपटा और उसके काले पंजे हवा को चीरते हुए चले गए। 4 गहरे घाव पड़ गए जिनमें हड्डी तक दिखाई दे रही थी। डार्क गोल्ड लेपर्ड बेयर दर्द से चीख उठा। उसे महसूस हुआ कि काली लपटें उसके घावों के अंदर घुसकर उसकी लाइफ फोर्स को निगल रही हैं। उसकी आंखें उग्र हो गईं और वह पागलों की तरह एमिंग से लड़ने लगा। लड़ाई के दौरान खून की धाराएं जमीन को लाल कर रही थी और वह सारा खून उसी डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर का था। स्पेक्ट्रल आकृति की वजह से एमिंग मानो 2 के खिलाफ 1 की तरह लड़ रहा था और उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आई। आखिरकार डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर ने आसमान की ओर दहाड़ लगाई। उसकी आभा अचानक बहुत बढ़ गई। फिर उसने अचानक मुड़कर पहाड़ों की गहराई की ओर भागना शुरू कर दिया। रास्ते में वह विशाल पेड़ों को तोड़ता हुआ धूल के बादल उठाता चला गया। एक पल की हैरानी के बाद एमिंग तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। 2500 से भी ज्यादा एजिलिटी पॉइंट्स के कारण उसकी गति बिजली जैसी थी और पलक झपकते ही उसने दूरी कम कर दी। डर से घबराया डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर पीछे मुड़ा और मदद के लिए अपने राजा को पुकारते हुए गरजा। दूर एक पहाड़ की चोटी पर सो रही एक विशालकाय दैत्याकार बीस्ट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत नीली बिजली चमक रही थी। उसकी भयानक गर्जना 1 लाख मीटर से भी दूर तक गूंज उठी। उस गड़गड़ाहट के बीच लगभग 1000 मीटर ऊंचा नीली बिजली से लिपटा एक विशाल भालू आगे बढ़ा। यह वही इंडेस्ट्रक्टिबल मेड बियर था जो एपिसोड 62 में दिखा था। डार्क गोल्ड लेपर्ड बियर तुरंत उसके पास पहुंचा और एमिंग पर बिना वजह उसके क्षेत्र में घुसने का आरोप लगाया। यह सुनते ही इंडेस्ट्रक्टिबल मैड बेयर ने तुरंत अपनी नीली बिजली छोड़ दी। बिजली हर दिशा में फैल गई। साफ आसमान अचानक काले बादलों से भर गया और तेज बारिश शुरू हो गई। अनगिनत बिजली की कड़कें गिरने लगीं और बादलों ने एक विशाल लाइटनिंग साइक्लोन का रूप ले लिया। दृश्य पूरी तरह प्रलय जैसा था। यही एक कोलोसस बीस्ट के डोमेन की शक्ति होती है, आसमान और धरती तक बदल देने की ताकत, जो दुआन के स्पेक्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। साफ था कि उसमें रॉयल रैंक ब्लड लाइन थी। मेरी नजर गंभीर हो गई। मैंने टियनकन का टेलिस्मन निकाला और एमिंग पर रीइंफोर्समेंट स्पेल डाला। बुमियांगाजन की नजर कठोर हो गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वह पल भर में एमिंग की ओर झपटा। तभी हेमिंग के शरीर से स्याही जैसी काली लपटें फूट पड़ी जिनमें भयानक ऑपरेशन पावर भरी थी। उसके पूरे शरीर पर काले और सुनहरे डिवाइन पैटर्न्स चमक उठे। एक दबदबे वाली आभा चारों ओर फैल गई और बुमियांगशोन की विशाल आकृति तक कांप उठी। उसका लाइटनिंग डोमेन पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन सेलेस्टियल पर्गेटरी डोमेन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और पूरी तरह हावी हो गया। 1000 मीटर ऊंचा एमिंग ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानवी देवता आसमान और धरती को कुचल रहा हो। उसे निकलती आभा बेहद डरावनी थी। बुमियांगशोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि काला बिजली जैसा एल्बो स्ट्राइक उसकी ओर आ रहा है, वह दहाड़ते हुए अपने पंजे से हमला करने लगा। काली सुनहरी और नीली ऊर्जा टकराते ही एक भयंकर शॉकवेव सुनामी की तरह फैल गई। टक्कर की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। बुमियांगजन ने अपने डोमेन को पूरी ताकत से बढ़ाया, लेकिन वह सेलेस्टियल पर्गेटरी की पकड़ से खुद को छोड़ा नहीं पाया। यह भयानक डोमेन 3 टैलेंट्स के फ्यूजन से बना था और इसमें थ्रोन लेवल शक्ति का अंश भी था, इसलिए उसका लाइटिंग डोमेन मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से से दहाड़ा और अपना दूसरा पंजा, जो गरजती बिजली से घिरा था, नीचे दे मारा। एमिंग बिना जरा भी डर के अपनी काली रोशनी से भरे पंजों से जवाब देता रहा और दोनों 1000 मीटर ऊंची दैत्याकार बीस्ट्स लगातार प्रहारों की बारिश में भिड़ गईं। शॉकवेव्स बार बार फट रही थीं, जमीन के टुकड़े उड़ रहे थे और आसपास की सारी वनस्पति नष्ट हो चुकी थी। आसमान से गिरती बिजली लगातार हेमिक के शरीर पर गिर रही थी। इस पर भरोसा करके सारे वार झेल रहा था और अपने दुश्मन को कोई मौका नहीं दे रहा था। मैं दूर से खड़ा ये सब देख रहा था और चुपके से हीलिंग स्पेल डाल रहा था। अब तक बराबरी पर चल रही लड़ाई अचानक एमिंग के पक्ष में झुकने लगी। बुमिकुआंगसियम गुस्से से गरजा, ज़ायोनियर, जल्दी उस इंसान को मारो। तभी जिंग बाओशियन की उग्र नजर एमिंग की ओर दौड़ी। अचानक एक धूसर शक्ति फट पड़ी, डेथ वर्डिक्ट। उसने जिंग बाओशियन को एक धूसर आभा में घेर लिया जो जीवन के पूर्ण विनाश का क्षेत्र था और वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। इसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर बुमिकुआंग ने बिजली से भरे अपने पंजे से एमिंग के सिर पर भयानक वार किया। उस जोरदार टक्कर से एमिंग थोड़ा झुक गया और उसके पंजों के नीचे की जमीन धंस गई। बुमिकुक्सियम तुरंत उसके ऊपर पूरे वजन से गिर पड़ा और बिजली की मार उस पर लगातार बरसने लगी। उसी समय बॉक्सियम भी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए फिर से हमला करने दौड़ा।
मेरा चेहरा गंभीर हो गया और मैं रणनीतिक पीछे हटने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक दूर से एक तेज धमाका हुआ। धूल के बादल के बीच से एक महिला दिखाई दी जो 4 मीटर लंबी हलबट पकड़े हुए थी और सुनहरे आर्मर में लिपटी थी। उसकी गति बेहद तेज थी, हर कदम के साथ जमीन फट रही थी और उसके पीछे धूल की लंबी लकीर बनती जा रही थी। जैसे ही वह जिंग बाओशियोन के पास पहुंची, उसने अपनी हेलबर्ट को उठाया जिसका लोहे का फाल अचानक बढ़कर लगभग 20 मीटर लंबा हो गया। उसने उसे अपार ताकत के साथ नीचे मारा। उस धार की चमक रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती चली गई और पहले से घायल जिंग बाओशियोन के शरीर पर गहरे कट लग गए। जिंग बाओशियोन ने उसे गुस्से से घूरा और अपने पंजे से उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन गिफ की बैटल ऑरा और भी प्रबल हो गई। वह बिजली की तेजी से छलांग लगाकर उस वार से बच गई और फिर एक तेज हॉरिजॉन्टल वार से जिंगबॉक्सियन के मांस को चीर दिया। कुछ ही मिनटों में जिंगबॉक्सियन का विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हार मानने से इनकार करते हुए उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक की हवा की धार छोड़ी, लेकिन गिफ पहले से तैयार थी। उसकी लाइफ फोर्स फटकर एक लाल बिजली में बदल गई जिसने उस हवा के प्रवाह को चीर कर बिखेर दिया। अंत में गिफ हवा में ऊंची छलांग लगाकर अपनी हेलबर्ट, जो अब 30 मीटर से भी लंबी हो चुकी थी, को पूरी ताकत से नीचे दे मारा। स्तब्ध होकर सबने देखा कि उस दैत्य का सिर टूट कर बिखर गया। वह पूरी तरह मर चुका था। उसकी सांस खत्म हो गई, उसकी बैटल ऑरा भी गायब हो गई और उसका शरीर वापस अपने सामान्य रूप में आ गया। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर आया और बोला, मास्टर, क्या यह दृश्य भावुक नहीं था? उसकी क्रूर रणनीति याद करते हुए मेरे दिमाग में उस मादा टीरेक्स की बात आ गई। वह आंखें सिकोड़कर मुझे धमकी भरे अंदाज में देखने लगी तो मैंने तुरंत सिर हिलाकर विषय, इतना शोर था इसलिए देखने आ गया। मास्टर जीन ने भी यही कहा था। तो क्या अब तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैंने उसके हाथ में पकड़ी चीज पर नजर डाली और ईमानदारी से कहा, बिल्कुल। मुझे सुरक्षित देखकर ईमिंग भी राहत महसूस करने लगा। उसी समय सेलेस्टियल रिफाइनिंग फॉर्मेशन सिकुड़कर लगभग 1000 मीटर के दायरे में आने लगी और उसकी सप्रेशन पावर और भी भयानक हो गई। उसने तुरंत इमॉर्टल टायरेंट के दबाव को तोड़ दिया। दोनों दुश्मन फिर से मौत तक लड़ने लगे। उनके हर वार से धरती कांप रही थी और पहाड़ टूट कर गिर रहे थे। उनकी शक्ति बेहद डरावनी थी। तभी 10,000 मीटर से भी बड़े इलाके में तूफानी बादल और बिजली अचानक पागल हो उठे और लगातार धरती पर गिरने लगे। अनगिनत काले बादल हेमिक के ऊपर इकट्ठा होकर 10,000 मीटर चौड़ा एक विशाल साइक्लोन आई बना चुके थे। उसमें एक भयावह शक्ति धीरे धीरे जमा हो रही थी, लेकिन हेमिक की आंखों में जरा भी डर नहीं था। वह सेलेस्टियल रिफाइनिंग फॉर्मेशन को नियंत्रित करते हुए उसे धीरे धीरे और कंप्रेस कर रहा था। जैसे जैसे वह दब रही थी, उसकी शक्ति लगातार गरजने लगी। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उसका पूरा डोमेन उसके शरीर के साथ पूरी तरह फ्यूज हो गया। उसी पल उसके शरीर पर अजीब काले सुनहरे पैटर्न चमक उठे और काले बादलों से ढकी इस दुनिया में एक जबरदस्त सप्रेशन पावर फैल गई। एक तरफ आसमान से गिरती असंख्य बिजली किसी डिवाइन पनिशमेंट की तरह लग रही थी और दूसरी तरफ 1000 मीटर ऊंचा काला भेड़िया खड़ा था जिसके शरीर पर चमकते काले सुनहरे निशान उसे किसी देवता या दानव जैसा बना रहे थे। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। दोनों शक्तियों के टकराव ने मानो दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। दृश्य अद्भुत था। साइक्लोन की आंख के भीतर अनगिनत लाइटनिंग एलिमेंट्स इकट्ठा हो गए और इमॉर्टल टायरेंट की गुस्से भरी दहाड़ के साथ वे एक ही पल में गिर पड़े। अचानक आसमान और धरती पूरी तरह अंधेरे में डूब गए और 1000 मीटर मोटी नीली बिजली की विशाल स्तंभ सीधे आकाश से गिर पड़ी। उस बिजली के नीचे सब कुछ, यहाँ तक कि हवा भी चूर चूर हो गई और हेमिक का पूरा शरीर उसमें डूब गया। कई हजार मीटर तक धरती गायब हो चुकी थी और वहां 300 मीटर गहरा क्रेटर बन गया था, लेकिन 600 मीटर से भी ऊंचा वह काला भेड़िया अभी भी खड़ा था। उसके काले सुनहरे पैटर्न चमक रहे थे और वह इस अंधेरी दुनिया में एकमात्र रोशनी बन गया था। इमॉर्टल टायरेंट की आंखों में अविश्वास साफ दिख रहा था। वह दहाड़ा, असंभव, ये कैसे हो सकता है? सप्रेशन पावर फैलाते हुए एमिंग हर कदम के साथ जमीन तोड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी धूसर आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। उनमें सिर्फ एक ही इरादा था, मारना। अगले ही पल एमिंग झपटा और उसने अपने कोहनी से भयानक सप्रेशन स्ट्राइक मारा। इमॉर्टल टायरेंट के मरते ही कमांड पोस्ट में जोरदार जयकार गूंज उठी। हम जीत गए। यह समन तो कमाल का है। ये तो स्तंभ के नीचे खड़ी वह आकृति शायद वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। यांग श्याओ हंस पड़ा। 9वीं रेवोल्यूशन के शिखर पर पहुंचा एक्सपर्ट होने के कारण वह औरों से ज्यादा समझ पा रहा था। किसी डोमेन को नियंत्रित करना सिर्फ थ्रोन रैंक के लोगों के बस की बात होती है, जबकि उसने तो अभी अभी अपना डोमेन बनाना शुरू ही किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह काला भेड़िया अपने डोमेन को अपने शरीर के साथ फ्यूज भी कर सकता था, जो कि सेलेस्टियल किंग की पहचान होती है। जब मैं डोरमेट्री लौटा तब तक सुबह हो चुकी थी। उसी समय एक सैनिक आया और मुझे एक सेफ बॉक्स सौंप दिया। उसने कहा, कमांडर यंग ने आपको यह देने को कहा है। मैंने सिर हिलाया। कमरे में लौटकर मैंने बॉक्स खोला तो मेरे सामने 6 तरह के टॉप ग्रेड समनिंग मटेरियल्स दिखाई दिए। मैं हैरान रह गया। शायद यह उन सभी म्यूटेटेड बीस्ट्स को मारने का इनाम था।
अगर ऐसा है तो मैं तय समय से पहले ही समनिंग शुरू कर सकता हूँ। वैसे भी मैं सेक्रेड ऑरा वाली समन आजमाने के लिए उत्साहित था। मैंने सारे समनिंग मटेरियल सजा दिए, फिर हाथ बढ़ाकर हवा में खोलते हुए समनिंग स्पेल चलाया। तुरंत मेरी हथेली में एक पोर्टल खुल गया। जैसे ही दूसरी डायमेंशन से कनेक्शन बना, एक बेहद तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके अंदर लंबे बालों और सुनहरे पंखों वाली एक आकृति दिखाई दी, जिसके चारों ओर पवित्र ओरा चमक रही थी। उस ह्यूमanoid आकृति को देखकर मैंने उसकी रेस देखी और मैं दंग रह गया। वह एक एंजल था। पहले रिफ्ट कैनियन में लुओलन ने बस एक वर्चुअल एंजेलिक फॉर्म प्रकट की थी, जिसमें एंजेलिक पावर की बस एक झलक थी। फिर भी उसे एसएस रैंक टैलेंट माना गया था। इससे साफ था कि एंजल्स की रेस कितनी शक्तिशाली होती है। आज तक किसी समनर ने इतनी ताकतवर रेस के प्राणी को समन नहीं किया था, क्योंकि वे कभी किसी की पुकार का जवाब नहीं देते और किसी के साथ पैक्ट नहीं करते। लेकिन जब मैंने उस सुनहरे युवा एंगेल को देखा, जो लगभग मरने की हालत में था और जिसकी दोनों पंख टूट चुकी थी, तो मैं गहरी सोच में पड़ गया। कमजोर की जगह मैंने एक अपाहिज को समन कर लिया, यही बात थी। मैं हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। लेकिन चूंकि इस छोटे से एंजल ने मेरी पुकार का जवाब दिया था, इसलिए उसे छोड़ देने का सवाल ही नहीं था। मैं उसके पास गया और अपनी उंगली से उसके फीके माथे को छुआ। उसी क्षण मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, एनालिसिस इन प्रोग्रेस, लॉयल्टी, नेवर बेट्रे, एस्टैब्लिशिंग लाइफ बॉन्ड। बिना झिझक मैंने कंफर्म कर दिया। अगले ही पल असहनीय दर्द की लहर पूरे शरीर में फैल गई। फिर मेरे मन की गहराई में एक आवाज आई, लाइफ बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड। कंग्रेचुलेशंस, आपकी स्मंड क्रिएचर ने अपना यूनिक टैलेंट जागृत कर लिया है, रोटेशन ऑफ द सन एंड मून। बेहोश पड़ा वह युवा एंजल अचानक एक गहरी और विशाल शक्ति से ऊपर उठ गया। वह शक्ति अनगिनत चमकती धाराओं में बदलकर उसके शरीर में समा गई। तुरंत ही उसकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त लाइफ एसेंस तेजी से रीजनरेट होने लगी। काफी देर बाद उसके सुनहरे पलकों ने हल्का सा कंपन किया और उसने अपनी आंखें खोल दी, जिनसे डिवाइन ओरा निकल रही थी। उसकी बाईं सुनहरी आंख में एक महान सूर्य की छवि थी, जिसमें राजसी गरिमा और जलती हुई गर्मी भरी थी, जबकि उसकी दाईं आंख से ठंड की पीठ के पीछे टूटी हुई सुनहरी पंख अब पूरी तरह रीजनरेट हो चुके थे। उसने उन्हें हल्के से फैलाया। वे बेहद खूबसूरत थे। उसका रूप और कैरिज्मा दोनों ही इंसानी कल्पना से परे थे। छोटा एंजल धीरे धीरे उड़ते हुए मेरे पास आया, अपने छोटे हाथों से मेरे कपड़ों को पकड़ लिया और मीठी आवाज में बोला, मास्टर। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब से हम साथी हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसे कोई नाम यूं ही नहीं देना चाहता था, क्योंकि एंजल्स को जन्म के समय एक मिस्टीरियस ट्रू नेम मिलता है जो उनका अपना होता है। उसने कहा, डायना। मैंने उत्सुकता से सिर हिलाया और पूछा, डायना, तुमने समनिंग पैक्ट क्यों स्वीकार किया? तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम 1 साल की भी नहीं हो। तुम्हारे लिए इस पुकार को स्वीकार करना लगभग असंभव होना चाहिए था। आखिर एंजल्स ऐसी जाति हैं जो समन होना पसंद ही नहीं करती। मेरी बात सुनकर डायना की आंखें उदास हो गईं। उसने धीरे से कहा, सेक्रेटरी से बाहर फेंके जाने के तुरंत बाद एक काली ओरा ने मुझे घेर लिया और सब लोग गायब हो गए। यह सुनते ही मैं समझ गया, उनकी दुनिया पर दुश्मनों ने हमला किया था और उस समय मेरी समनिंग ही उसकी आखिरी उम्मीद बन गई थी। मैंने उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं तुम्हें वापस भी ले जाऊंगा। डायना ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ मास्टर। इसके बाद मैंने मन ही मन उसका इंटरफेस देखा। समोन, डायना, एंजल टाइप, लेवल 20, स्किल्स, डिवाइन ब्लेसिंग, टारगेट को उसके अपने एट्रीब्यूट्स का 50% अतिरिक्त देता है और डिवाइन लाइट जोड़ता है। रेडियंट ग्लोरी, अपनी शक्ति छोड़कर आसमान और धरती को रोशन करती है। क्षेत्र में सभी घावों को लगातार हील करती है और डिवाइन प्रोटेक्शन देती है, जो किसी भी अटैक को रोक सकती है। टैलेंट, रोटेशन ऑफ द सन एंड मून, जब महान सूर्य आकाश में चमकता है तो कुछ भी छिप नहीं सकता और सोल बर्न होता है। जब पूर्णिमा का चांद ऊंचा होता है तो एक प्रतिशोधी ब्लेड प्रकट होती है जो एनाहिलेशन पावर देती है। और जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं, जजमेंट आवर, तो आसमान और धरती तक ठहर जाते हैं। ये पढ़कर मैं पूरी तरह चौंक गया। असली ताकत उसी रोटेशन ऑफ द सन एंड मून में थी। चाहे ब्लेजिंग सन हो या पूर्णिमा, दोनों ही प्रभाव बेहद शक्तिशाली थे और जब वे एक साथ आते हैं तो समय तक रुक सकता है। एंजल्स की रेस सच में असाधारण थी। उसके बाद मैंने डायना को वापस समन स्पेस में भेज दिया और फिर से बाहर जाकर मॉन्स्टर्स फार्म करने की तैयारी करने लगा। उसी समय कमांड सेंटर में सभी लोग स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे, उत्सुकता से मेरे प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे आसपास कोई नई क्रीचर नहीं है तो वे तुरंत निराश हो गए। कोई बोला, काश हमें उसकी तीसरी समन देखने को मिलती। दूसरा बोला, क्या करें, जिज्ञासा तो हो ही रही है, वह जरूर बहुत शक्तिशाली होगी। रहा उसने मन ही मन सोचा, चाहे उसकी तीसरी समन कैसी भी हो, जब तक उसके पास वह काला भेड़िया है, उसकी पोटेंशियल रेटिंग कभी कम नहीं होगी। उसी समय पहाड़ों की श्रृंखला के बीच एक मध्यम उम्र का आदमी किसी अजीब भाषा में मंत्र पुटपुटाने लगा। अचानक शून्य जोर जोर से कांपने लगा। अनगिनत दरारें वास्तविकता में फैलने लगीं, जैसे कोई आईना टूट रहा हो। जल्द ही 2 स्याह दानवी पंजों ने उस जगह को फाड़ दिया और कई दर्जन मीटर चौड़ा एक स्पेशल पैसेज खुल गया।
उसके दूसरी ओर से करीब 100 हेदू बाहर आए, जिनकी शक्ति चौथे से 5वें सर्कल के बीच थी। उसे ज्यादा ताकतवर प्राणी इस रास्ते से नहीं आ सकते थे, क्योंकि यह पैसेज बहुत कमजोर था और कभी भी ढह सकता था। बेशक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी स्थिर स्पेशल पैसेज खोल सकते थे, लेकिन ऐसा करने से इंसानों की प्रोटेक्टिव बैरियर टूट जाती और वे तुरंत पकड़े जाते। उन दानवों में से एक हंसते हुए बोला, इस बार मैं जी भर कर कत्लेआम करूंगा। उनकी दुष्ट ऑरा को महसूस करके उस मध्यम उम्र के आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, और जो रिसोर्सेज आपने वादा किए थे? उनके नेता ने उसे तिरस्कार से देखा और एक स्टोरेज बैग उसकी ओर फेंक दिया। उसने तुरंत दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। अंदर झांकते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। ये रिसोर्सेज उसे सीधे 7वीं अवेकनिंग तक पहुंचा सकते थे, और यह तो बस इंसानों की एक साधारण जानकारी देने का इनाम था। नेता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जल्दी से यहाँ के सबसे बड़े प्रतिभाशाली लोगों की सूची दो। उस आदमी ने तुरंत पिछले कुछ दिनों से तैयार की हुई सूची उसे दे दी और बोला, आपको खास तौर पर चनलैन नाम के इस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। नेता ने शक से पूछा, वह तो सिर्फ लेवल 16 है, कोई खास टैलेंट भी नहीं, उसे क्यों डरना? तब उस आदमी ने समझाया, 3 दिन पहले जब वह सिर्फ लेवल 16 था, उसने 28 लेवल का अंतर पार करके एक म्यूटेटेड बीस्ट को मार दिया था। ये कहते हुए उसने उन्हें एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखने के बाद याकुरू साफ तौर पर स्तब्ध रह गए। इतनी भयानक रणनीति हमारे असली डिप्रेव्ड क्लैन में भी यहाँ सिर्फ जिकंग ही ऐसा कर सकता है। इस इंसान को किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। पास खड़ी एक क्री की आंखें चमक उठी। उसने होंठ चाटते हुए कहा, इसे मैं संभालती हूँ। लीकरू ने भौहें सिकोड़ी। उसे पता था कि उसकी बहन की नजर शायद उस इंसान पर पड़ चुकी है। वह उसे असिमिलेट करके अपना गुलाम बनाना चाहती थी, जो असल में उसे मारने जैसा ही होता। उसने तुरंत आदेश दिया कि हर कोई अपनी अपनी टारगेट ढूंढे और शिकार शुरू करे। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। यह सुनते ही सभी डिप्रेव्ड क्रूर मुस्कान के साथ अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। उसी समय गश्त कर रहे एक माइक्रो ड्रोन ने यह दृश्य तुरंत पकड़ लिया। डिप्रेव्ड, ये यहाँ कैसे आ गए? अधिकारी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने आदेशों की एक श्रृंखला जारी कर दी। सभी कैडेट्स को तुरंत माउंटेन रेंज से इवैक्यूएट करो। सभी सैनिक जवाबी कार्रवाई की तैयारी करें। इन डिप्रेव्ड की शक्ति कम से कम चौथे सर्कल की थी। यांग शाओ के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उसने बस इतना कहा, चलते हैं, और मुड़ गया। अधिकारी समझ गई कि शायद वह खुद रीइंफोर्समेंट के लिए जाएगा, लेकिन उसकी गंभीर चोट और भी बिगड़ सकती थी। ये सोचकर उसकी आंखों में नफरत की झलक आ गई। वह खुद को कोस रही थी, आ गई, जिसे सिर्फ आदेशों की आवाज तोड़ रही थी। उसी समय दूर आसमान में एक मोहक आकृति वाली डिप्रेव्ड धीरे धीरे उड़ रही थी। वह चांदी के आर्मर वाली मेरी आकृति और मेरे पास खड़े विशाल काले भेड़िए को देख रही थी। लीकली मुस्कुराई, कितनी किस्मत है, इतनी जल्दी मिल गया और लगता है अभी कमजोर भी है। मेरे छोटे खिलौने, अब तुम मेरे हो। उसने होंठ चाटे और अचानक झपटी। उसके पूरे शरीर से अनगिनत काले धागे निकल पड़े। जैसे ही मैंने उस खतरनाक ऑरा को महसूस किया, मैंने तुरंत आंखें खोल दी। मेरी नजर ठंडी थी और एमिंग ने भी सिर उठा लिया था। लीकली की नजर उसकी धूसर आंखों से टकराई और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या हो रहा है? उसका शरीर अनियंत्रित कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और पहल करने का फैसला किया। उसने हाथ घुमाकर सारे धागे फेंक दिए, जो टिड्डियों के झुंड की तरह एमिंग पर टूट पड़े। तभी सुनहरी रोशनी ने एमिंग के शरीर को ढक लिया और सारे धागे रुक गए। उसकी धूसर आंखें उसे बेरुखी से देख रही थीं। अगले ही पल लीकली की चेतना अचानक एक अंधेरी खाली जगह में पहुंच गई। वहां एक जोड़ी ठंडी निर्दयी धूसर आंखें खुली। अनंत भय की लहर उसके मन को पूरी तरह डुबो गई। वह कांप रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी और सिर्फ बेबस होकर देख सकती थी कि एमिंग अपनी विशाल आकृति के साथ कदम दर कदम उसके पास आ रहा है। कुछ ही सेकंड में वह उसके सामने पहुंच गया और एक ही पंजे के वार से उसे जमीन पर कुचल दिया। काली लपटें फूट पड़ी और उसे निगलने लगी। महान लीकली लेवल 56 की डिप्रेव्ड को बचाव का मौका तक नहीं मिला। कमांड पोस्ट में यह दृश्य देखते ही भारी खामोशी टूट गई और कोई चिल्लाया, शाबाश काले भेड़िए, कमाल कर दिया। एमिंग ने अपनी हथेली उठाई और कहा, शन शेंगदाओ अभी मरा नहीं है। उसकी आवाज सुनकर मैंने में मारना है। अब जब डायना मेरे साथ थी तो एमिंग के थोड़ी देर दूर जाने से भी मैं सुरक्षित था। जैसा आदेश, कहकर वह जमीन तोड़ते हुए तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। उधर शेन शेंगदाओ डर से विकृत चेहरे के साथ पूरी रफ्तार से स्पेशियल पोर्टल की ओर भाग रहा था। डरावना, वह काला भेड़िया तो सच में राक्षस है। उसकी वह धूसर आकृति गायब होने के बाद भी मैं अब तक डर से कांप रहा हूँ। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, जल्दी से लौटकर रिपोर्ट करना कि मानव जाति ने एक भयावह शक्तिशाली अस्तित्व को जन्म दिया है। मानव प्रतिभाओं के शिकार की यह मिशन उनके लिए पूरी तरह असफल हो चुकी थी, क्योंकि उस भयानक काले भेड़िए के रहते कोई भी करप्टेड बच नहीं सकता था। तभी उसके पीछे जोरदार धमाका हुआ। शन शेंगदाओ डर से उछल पड़ा, लेकिन एमिंग, जो मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रहना चाहता था, अचानक और भी बड़ा हो गया। वह 1000 मीटर से भी विशाल दैत्य में बदल गया और एक पल में दर्जनों किलोमीटर पार करके उसके पीछे पहुंच गया। एक विशाल पंजा छाया की तरह गिरा, जमीन फट गई और झटका 10,000 मीटर तक फैल गया।
एमिंग के उस पंजे के नीचे काली लपटों ने शेन शेंगदाओ को पूरी तरह जला डाला। शाओई की वजह से मुझे पहले ही पता चल गया था कि करप्टेड लोग बेलियांट पर्वतों में पहुंच चुके हैं। थोड़ी सोच के बाद मैंने तय किया कि मैं उनसे अलग होकर इन करप्टेड का शिकार करूंगा। अब मेरे पास 2 शक्तिशाली समन्स थे, इसलिए साथ रहना बेकार होता। मैंने एक माइक्रो ड्रोन बुलाया और उसे एमिंग को रास्ता दिखाने को कहा। वह तुरंत बिजली की तरह निकल पड़ा और उसकी धूसर आंखों में पहले कभी ना देखी गई उत्सुकता चमक उठी। अधिकारी यह देखकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। इतने कम दिनों में इतनी ताकत, अगर उसे 1 साल मिल जाए तो क्या वह थ्रोन रैंक से भी लड़ सकता है? यह सोचकर ही वह हैरान था। अब तक वुक्सिया में कुल मिलाकर सिर्फ 85 थ्रोन रैंक पैदा हुए थे, और वह भी 100 साल से ज्यादा समय में। वे सभी 10 साल से भी ज्यादा लड़ते रहे और अनगिनत पीढ़ियों के प्रतिभाशाली लोगों में से सबसे श्रेष्ठ थे। उनकी इतनी कमी की बड़ी वजह दूसरी रेसज थी। पहली पंक्ति का बैटलफील्ड एक विशाल मीट ग्राइंडर जैसा था, जहां सबसे बड़े जीनियस भी मुश्किल से टिक पाते थे। दुश्मन की एक बड़ी ऑफेंसिव में अनगिनत बलिदान हो जाते थे और कई थ्रोन रैंक भी गिर जाते थे। आज युक्सिया में सिर्फ 30 थ्रोन बचे थे। उसी समय पहाड़ों के बीच एक सुनहरे आर्मर वाली महिला 4 लेवल 55 करप्टेड से लड़ रही थी। उसकी युद्ध हलबट खून जैसी लाल औरा से घिरी थी और उसके प्रहार से हवा तक चूर चूर हो रही थी। उस भयानक लाल दबाव के सामने करप्टेड सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ये सीन देखकर लेयाक्रू ने भौहें सिकोड़ ली और धीरे धीरे अपने हाथ में एक काला भाला बना लिया। उसके पास यहाँ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। अभी कई और जीनियस थे जिन्हें मारना बाकी था। लेयाक्रू की परछाई बिजली की तरह आगे बढ़ी और करप्शन की शक्ति से भरा उसका काला भाला विनाशकारी ताकत के साथ वार कर गया। इस अचानक हमले के सामने गिफे ने पल भर में प्रतिक्रिया दी। उसके पूरे शरीर का खून और ऊर्जा फट पड़ी और उसकी हालबड़ की नोक एक पल में फैल गई। एक हिंसक आभा तुरंत फैल गई और गिफे की आंखों में युद्ध की पागल चमक भर गई। खून जैसी लाल रोशनी से घिरा उसका हथियार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करता हुआ निकल गया। सब कुछ तबाह हो गया। रेयाकुरु ने अपने टूट चुके काले भाले को देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। इतनी ताकत, और ये सिर्फ लेवल 55 है, इसे अभी खत्म करना होगा। तुरंत रेयाकुरु ने अपनी करप्शन पावर छोड़ दी। काली ऊर्जा की एक भयंकर लहर फूटी और एक 100 मीटर के दायरे में फैल गई। एक पल में रोशनी मंद पड़ गई। बाकी ताकतवर करप्टेड भी अपनी करप्शन पावर छोड़ने लगे। गिफेत का शरीर चमकदार आभा से ढक गया। उसकी लाइफ एनर्जी उसे कोरोजन से बचाने लगी और उसकी नजरें, उसकी परछाई तुरंत रेयाकुरु की तरफ टूट पड़ी। हवा को चीरती हुई उसकी हेलबर्ट सीधे रेयाकुरु की तरफ पड़ी। बाकी 4 करप्टेड भी गिफेट पर हमला करने के लिए पीछे आए, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी आभा गुस्से की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जब तक रेयाकुरु मर नहीं जाता वो रुकने वाला नहीं था। कोरोजन के असर में उसका सुपर आर्मर ज्यादा देर टिक नहीं सकता था और फिर वो सच में एसिमिलेट हो सकता था। दूसरी तरफ लड़ाई में किंग कांग की नजर इस दृश्य पर पड़ी और उसका चेहरा चिंता से भर गया। उसने अपनी ताकत को चरम तक धकेल दिया और सामने खड़े लेवल 56 करप्टेड पर पागलों की तरह हमला करने लगा, क्योंकि वो मास्टर जे की मदद करना चाहता था। मास्टर जे दूसरों को बचाने की कोशिश में खुद करप्टेड से गिर गया था, लेकिन सामने वाले करप्टेड ने उसकी मंशा समझ ली और ठंडी हंसी हंसते हुए उसे भयंकर लड़ाई में रोक लिया। उसी समय रेयाकुरु ने संस सेंड्रे की एक शीशी पी ली और उसकी आभा आसमान छूने लगी। 6th रिंग तक पहुंचते ही उसकी ताकत थ्रोन लेवल के बराबर हो गई। ट्रू ब्लड की शक्ति सच में डरावनी थी। रेयाकुरु के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। उसने एक हाथ से काला भाला बनाया और उसे फेंक दिया। उसकी भयानक नोक पल भर में जा पहुंची। अगले ही पल आर्मर टूटने की आवाज गूंजी। काला भाला गेफेत के शरीर को चीरते हुए उसकी पीठ से बाहर निकल गया। भाले की नोक से खून टपककर जमीन पर गिरने लगा। ये देखकर रेयाकुरु जोर जोर से हंसने लगा और धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ते हुए बोला, मेरा गुलाम बन जा। तभी एक चांदी का वॉर स्पीयर हवा को चीरता हुआ आया। काले सोने को पार करता हुआ रेयाकुरु के पैरों के पास जा धंसा। दूर से चांदी के आर्मर में एक शख्स आता दिखाई दिया। रेयाकुरु ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो मेरी बहन तुम्हें मार नहीं पाई, लगता है वो मर गई। उसकी बहन की मौत पर उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। मैंने हालात देखे और तुरंत समझ गया कि ये स्थिति मेरे बस से बाहर है। तभी सिर्फ एक ख्याल के साथ आधे मीटर से भी छोटे कद की एक ह्यूमनाइट क्रिएचर प्रकट हुई, जिसके पास सुनहरे पंख थे। तुरंत पवित्र आभा हवा में फैल गई और 6 करप्टेड के चेहरे पूरी तरह बदल गए। सब उसे घूरने लगे। ये एक एंजल है। लेकिन अगले ही पल उनकी नजरें लालच से भर गईं। ये तो एक यंग एंजल है, इसके पास हमला करने का कोई तरीका नहीं होगा। अगर हम एक एंजल को करप्ट कर दें तो करप्टेड क्लैन के लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं। ये सोचकर रेयाकुरु पागलों की तरह उत्साहित हो गया। शनेलिन, मुझे तुम्हारा इस शानदार तोहफे के लिए शुक्रिया करना चाहिए। उनकी गंदी नजरें खुद पर महसूस करके डायना ने भौहें सिकोड़ लीं। ये काली ऊर्जा की लहरें उसे बहुत परिचित लगीं। यही वो लोग थे जिन्होंने उसकी मातृभूमि पर हमला किया था।
डायना की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। उसके बाएं तरफ सुनहरे बालों वाली एक आकृति ने भयानक आभा छोड़ी। उसके शरीर से जलती हुई सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसके पीछे आसमान में कम से कम 1,000 मीटर चौड़ा एक विशाल सुनहरा सूरज प्रकट हो गया। उसी पल डायना का छोटा शरीर बदलकर एक लंबी खूबसूरत एडल्ट फॉर्म में बदल गया। उसकी सुनहरी आंखों में पवित्र और राजसी दबदबा था। जलती हुई सुनहरी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई और कुछ ही सेकंड में सारी काली ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो गई। सभी करप्टेड को ऐसा लगा जैसे उन्हें नरक में फेंक दिया गया हो। उनके शरीर असहनीय दर्द और पीड़ा में जलने लगे। उनकी फॉलन पावर तुरंत दबा दी गई और उनके दिल नामहीन डर से भर गए। हमेशा से एसीओ क्लैन और एंजल्स एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन थे, जिनकी शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती थीं, लेकिन इस विशाल सूरज के नीचे वो संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। यह आत्मा को शुद्ध करने वाली बेजोड़ शक्ति थी। उनके पापों का बोझ उन पर टूट पड़ा और फैसला ठंडा और निर्दयी था। डायना के पीछे तैरता हुआ विशाल सूरज अचानक फट पड़ा और उसकी सुनहरी रोशनी और भी ज्यादा भयानक हो गई। उसकी चमक ने आसपास के हजारों मीटर को सोने जैसा रंग दिया, जैसे आसमान और धरती के बीच दूसरा सूरज उग आया हो। उस महान सूरज की डरावनी शक्ति से पूरा इलाका कांप उठा। 6 करप्टेड के शरीर अचानक जलती हुई सुनहरी आत्मा तक जला रही थी। एक पल में उनकी चीखें गूंज उठीं। रयाकुरु का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसकी पहले वाली खुशी गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ तड़प और संघर्ष बचा था। उसने अपनी फॉलन पावर पूरी ताकत से छोड़ी। 6th रिंग की शक्ति और उसके एम्प्लीफिकेशन गिफ्ट ने मिलकर उसके शरीर के चारों ओर काली बैरियर बना दी, जो सुनहरी आग को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एमिंग की काली आग से अलग ये हमला सीधे आत्मा पर असर करता था और हर चीज को पार कर सकता था। इसे शारीरिक रूप से रोकना नामुमकिन था। सिर्फ स्पिरिचुअल डिफेंसेस ही इसकी इरोजन को झेल सकती थी। काली आभा धीरे धीरे गायब होने लगी। कमजोर हो चुका गिफेट सिर उठाकर आसमान में खड़ी उस आकृति को देखने लगा। उसकी सुंदरता और पवित्र महिमा इतनी जबरदस्त थी कि कोई सीधे उसे देख भी नहीं सकता था। वो हंस पड़ा और बोला, एक एंगेल भी समन कर सकती हो? तुम सच में कमाल हो गुगु। सुनहरी रोशनी में मिली डिवाइन पावर धरती पर फैल गई और सबकी चोटें तेजी से भरने लगी। खून से लथपथ घावों से ढका किंग कॉन्ग अचानक अपने शरीर में एक नरम गर्माहट महसूस करने लगा। उसकी चोटों का दर्द तुरंत कम हो गया। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, इसलिए उसने पूरी ताकत से जान देने तक को तैयार था। आसमान में ग्रैंड सन के प्रकट होते ही लड़ाई का पूरा रुख एक पल में बदल गया। इतना ज्ञान रखने वाला रेयाकू भी खुद को अपने ही ज्ञान से धोखा खाया हुआ महसूस करने लगा। तत्त तेरे की, क्या ये नहीं कहा जाता था कि यंग एंजल्स के पास सिर्फ सपोर्ट एबिलिटीज होती हैं? डायना की सिर्फ 1 सेकंड की नजर उससे टकराई, लेकिन उसकी सुनहरी और शाही आंखें ही रेयाकू के पूरे शरीर को कांपाने के लिए काफी थीं। उसकी आंखों में ऐसा दबाव था जैसे वो अपने ही क्लैन के सुप्रीम जायंट का सामना कर रहा हो। उसे समझ आ गया कि अब अगर उसने देर की तो उसकी आत्मा राख बन जाए। वो तुरंत चिल्लाया, इस इंसान को मार दो। फिर उसकी काली आभा फट पड़ी और वो डायना की तरफ झपट पड़ा। वो उसे हराना चाहता था। डायना ने बिना किसी भाव के धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके चारों ओर अनगिनत जलती हुई तलवारें प्रकट हुईं और सभी करप्टेड की तरफ दौड़ पड़ी। प्यूरिफिकेशन और बर्निंग पावर से भरी उन सुनहरी तलवारों ने रायाकू के शरीर को तुरंत भेद दिया और उसे 100 मीटर ऊंचाई से जमीन पर पटक दिया। उस पल आसमान में खड़ी डायना बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे ग्रैंड सन पर राज करने वाली कोई देवी हो। सभी दुश्मन दांत भींचकर सुनहरी तलवारों से छेदे जा रहे थे। वो सिर्फ घायल नहीं हो रहे थे, बल्कि उनके अंदर की फैलन पावर भी शुद्ध की जा रही थी। उनकी आत्माओं की जलन और तेज हो गई। इस ग्रैंड सन को धिक्कार है, हमारे पास कोई मौका नहीं है। लियाक्रू का चेहरा बेहद काला पड़ गया। फिर उसने कहा, घबराओ मत। एम्प्रेस फूलिंग ने कहा था कि शिकार में कोई और भी हमारा साथ देगा। जैसे ही उसने ये कहा, ग्रे रंग की चादर पहने कई आकृतियां दूर से दौड़ती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक के पास 6th रैंक की ताकत थी। उनकी ग्रे केप पर शैडो का निशान देखकर गिफे का गुस्सा फट पड़ा। उसने गुस्से से उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उन शापित हेरेटिक्स ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो पल भर में कूद पड़े और उनका निशाना साफ तौर पर मैं था। ताकतवर डायना ने तुरंत हाथ उठाया और सुनहरी आग उनकी आत्माओं को जलाने लगी, जबकि बर्फ जैसी तेज तलवारें भी प्रकट हो गईं। वो उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उन हेरेटिक्स ने सामने से ही हमला झेलने का फैसला किया। ग्रैंड सन फॉर्म में डायना के पास कोई बेहद घातक फिनिशिंग टेक्निक नहीं थी। तभी उसके पीछे का ग्रैंड सन धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। फिर उसके दाएं तरफ एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसके साथ एक पूर्ण चंद्रमा प्रकट हुआ। आसमान में लटका एक अकेला और बेहद ठंडा चांद। कई हजार मीटर का इलाका तुरंत अंधेरे में डूब गया और सिर्फ चांद ठंडी आभा ने सभी हेरेटिक्स के चेहरों का रंग उड़ा दिया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि ग्रैंड सन फॉर्म के विपरीत अब डायना की आंखें पूरी तरह शांत थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी। उसकी सेक्रेड ओरा भी गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ मौत जैसी भयानक आभा बची थी। उसके सुनहरे पंख और बाल अब सफेद चांदी जैसे हो चुके थे। चांद के सामने खड़ी वो एक रहस्यमयी और गर्वीली देवी जैसी लग रही थी। उसके आसपास 9 गोल ब्लेड प्रकट हुए जो धीरे धीरे घूम रहे थे और उनमें गहरे लाल अनाइलेशन पावर भरी हुई थी।
डायना की बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी और 6 सर्कुलर एनाइलेशन ब्लेड्स हवा को चीरते हुए पल भर में निकल पड़े। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि सेकंड के हिस्से में ही वो चाहे हेरिटिक्स तक पहुंच गए। उनके चेहरे डर से जम गए और उन्होंने अपनी टेक्निक से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अनाइलेशन पावर किसी भी डिफेंस को तोड़ सकती थी, इसलिए उनकी सुरक्षा कांच की तरह टूट गई और सभी 2 टुकड़ों में कट गए। इसी समय ग्रैंड सन के दबाव से आजाद होते ही लेयाक्रू तुरंत आसमान में डायना की तरफ बढ़ा। भयानक काली ऊर्जा का तूफान उठा और 10 मीटर लंबा काला भाला बन गया, जिसे उसने पूरी ताकत से फेंक दिया। वो भाला सुपरसोनिक स्पीड से डायना की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी सर्कुलर ब्लेड्स में से एक तुरंत सामने आ गई और उसने काले भाले को चूर चूर कर दिया। उसी समय 2 और ब्लेड्स सीधे लेयाक्रू की तरफ बढ़ गईं। ये देखकर जमीन पर बचे कुछ डीमंस तुरंत मेरी तरफ झपट पड़े। उनकी आंखों में हत्या की नीयत साफ थी। ये इंसान मरना चाहिए। इस काले भेड़िए की कॉम्बैट पावर लेवल 28 है, लेकिन ये एंजल जो सन और मून दोनों को कंट्रोल करती है वो लेवल 50 बल्कि लेवल 60 से ऊपर वालों को भी दबा रही है। अगर इसे पूरी ताकत तक पहुंचने दिया गया तो नतीजे अकल्पनीय होंगे। लेकिन डायना ने तुरंत हाथ उठाया और 3 अनाइलेशन ब्लेड्स वापस बुला ली जो उन डीमंस को काटने के लिए दौड़ी। अचानक वो तीनों ब्लेड्स आपस में टकराईं और एक होकर 3 इंटरट्वाइंड रिंग्स में बदल गईं। उनमें भरी अनाइलेशन पावर कई गुना बढ़ गई। गहरे लाल रंग की रोशनी चमकी और एक पल में सारे डीमंस टुकड़ों में कट गए। फिर डायना ने लेयाक्रू की तरफ देखा जो बेतहाशा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से हाथ उठाया और उसकी 6 सर्कुलर ब्लेड्स आपस में मिलने लगी। ये देखकर लेयाक्रू का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने अपने इनर थ्रोन के रॉयल ब्लड और अपनी बची हुई सारी फॉलन पावर एक्टिवेट कर दी। उसने 3 ब्लेड्स को पीछे धकेला और मुझे बेहद जलन भरी नजरों से देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना परफेक्ट एंजल मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहा है। लेकिन फिर लेयाक्रू हंस पड़ा और उसने स्याही जैसे काले रंग का एक रूलेट निकाला। जैसे ही उसने उसे घुमाया, उसके पैरों के नीचे सैकड़ों मीटर तक रोशनी फैल गई। असल में यह मौका एक सॉवरेन को समन करने के लिए था, जिसे टाइसास की अवेकनिंग टैलेंट वाले प्रोडिजी को रोकने के लिए रखा गया था, ताकि कोई शक्तिशाली गार्डियन उसकी रक्षा न कर सके। नहीं देना चाहता था। तभी अनगिनत रहस्यमयी और जटिल रून्स आपस में जुड़ने लगे और एक विशाल काले रंग का समनिंग सर्कल बन गया। धीरे धीरे लगभग 10 मीटर ऊंचा एक ग्रे रंग का भयानक मॉन्स्टर प्रकट हुआ और उसकी डरावनी आभा एक पल में फैल गई। हवा तक भारी हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। किंग कॉन्ग और बाकी सभी के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और उनके अंदर गहरा निराशा भर गई। काले धुएं की लहरें धीरे धीरे फैलने लगीं और जहां से वो गुजरती वहां घास और पेड़ सड़कर खत्म होने लगे। डायना का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हाथ हिलाया और उसकी लूनर व्हील फिर से आसमान में लटकते हुए ग्रैंड सन में बदल गई, लेकिन उसकी चमकदार सुनहरी रोशनी भी उन अंधेरों को चीर नहीं पा रही थी। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मामला बहुत गलत दिशा में जा रहा है और मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैसे ही वो विशाल काला सर्कल प्रकट हुआ, यांग शाओ मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं काफी समय से एनिमी क्लैन के सॉवरेन का इंतजार कर रहा था, डर मत। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि ये बहुत पहले से तैयार किया गया जाल था। और सच में एनिमी सॉवरेन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने बिना किसी भाव के अपनी नजर हनचांग बेस की तरफ घुमा दी। उसी समय जब विशाल समनिंग सर्कल पूरी तरह बना, एक बेहद भयानक औरा फूटी जिसने आसमान के बादलों को चकनाचूर कर दिया। वो डरावनी ताकत के साथ आया और कुछ ही सांसों में यहाँ पहुंच गया। हवा में खड़े उस युवा आदमी को देखते हुए एनिमी सॉवरेन ने धीरे से कहा, जानजू, तुम फ्रंट लाइन पर तैनात हो। यहाँ इतनी जल्दी आकर क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी डिफेंस लाइन को लेसू तोड़ देंगे? जानजू ने हाथ हिलाकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम इंसानों ने छोड़ देना तय कर लिया है। एनिमी सॉवरेन तुरंत समझ गया कि वो जाल में फंस चुका है, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। जानजू ने नीचे देखा और चिल्लाया, तुम लोग अभी तक क्यों खड़े हो? शॉकवेव से मरना है क्या? ये सुनते ही यांगशाओ तुरंत सबको दूर ले गया। सॉवरेन्स की लड़ाई कोई मजाक नहीं थी। सिर्फ उनकी शॉक वेव्स ही लाखों मीटर के इलाके को तबाह कर सकती थी। भले ही जानजू का डोमेन उनकी कुछ ताकत रोक सकता था, लेकिन हमारा यहाँ रहना सिर्फ बोझ बनता। ये देखकर एनिमी सोवरेन ने भी हमें नहीं रोका। जानजू के रहते वो किसी को छू नहीं सकता था। पिछले 2 सालों में जानजू फ्रंट लाइन का बेहद सक्रिय सोवरेन रहा था, इसलिए उसकी ताकत एनिमी क्लैन की लगभग हर बड़ी शक्ति को पता थी। हमारे जाते ही एक ग्रे डोमेन अचानक फैल गया और प्रोटेक्टिव बैरियर होने के बावजूद दोनों सोवरेन्स की टक्कर से निकली शॉकवेव्स ने सैकड़ों हजार मीटर तक धरती हिला दी। बाकी लोग बची हुई अबॉमिनेशंस को खत्म करने की तैयारी करने लगे, लेकिन यांग शाओ ने मुझे रुकने को कहा। शेनलिन, बस अपनी समन भेज दो, वही काफी है। मैंने थोड़ा सोचा और लगा और शायद 4th सर्कल अबॉमिनेशन से भी मुश्किल से लड़ पाती, इसलिए मैंने डायना को अकेले ही अबॉमिनेशंस खत्म करने भेज दिया। यांग जाओ ने मेरी तरफ देखा और कहा, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तीसरी समन एक एंजल होगी। एक एंजल की कॉम्बैट पावर उस ब्लैक होगा कि इंसान जाति को सीधे 2 सॉवरेन लेवल फाइटर्स मिल जाएंगे। ये सोचते हुए यांग शाओ ने आगे कहा, एनिमी साइड को लगा कि एक ट्रेटर की वजह से उन्होंने हमारे सारे सीक्रेट्स जान लिए हैं, लेकिन असल में हमने जानबूझकर उन्हें कुछ जानकारी दी थी। हम चाहते थे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े ताकि बाद में उन्हें एक बहुत बड़े जाल में फंसाया जा सके। वो मुझे इतना महत्व दे रहा था कि उसने लगभग
पूरी ऑपरेशन डिटेल बता दी। मुझे अब कोई सवाल नहीं था, क्योंकि अब पूरी चेस गेम साफ दिख रही थी। जब इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं जा सकती थी, तब ह्यूमैनिटी ने उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल एनिमी को ट्रैप करने के लिए किया। पहले हमारी पीछे की लाइन में घुसे सारे करप्टेड एलीट्स को खत्म कर देना। इसकी कीमत ये थी कि हमारे कुछ जीनियसेस इस प्लान में टारगेट बनते, बिना ये जाने कि वो सिर्फ बेट थे। लेकिन सिविलाइजेशंस के बीच की जंग ऐसे ही लड़ी जाती है। उसी समय एमी और डायना, जो करप्टेड को खत्म कर रही थी, वापस आ गई। डियाना अपनी नॉर्मल फॉर्म में लौट आई और उड़कर मेरे पास आई। उसकी छोटी सी हथेली ने मेरी उंगली कस कर पकड़ ली। वो बिल्कुल मेरी अपनी बेटी जैसी लग रही। 10 घंटे से ज्यादा की भयंकर लड़ाई के बाद दूर फैला ग्रे क्षेत्र गायब हो गया। हवा में चलता हुआ एक युवा आदमी कुछ ही सेकंड में हजारों मीटर पार करके हमारे सामने आ गया। उसकी ओरा बहुत कमजोर लग रही थी। यांगशाओ तुरंत आगे बढ़ा और पूछा, ब्रदर जानजू, क्या हुआ? सांजू ने दर्द छुपाते हुए कहा, हद है, एक मामूली एलियन थ्रोन को मैं एक हाथ से दबा सकता हूँ, कोई समस्या कैसे हो सकती है? लेकिन उसके बगल में डायना ने चुपचाप होली लाइट छोड़ी। वो साफ महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर को करप्शन पावर पूरी तरह खा रही थी। झांझू ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और कहा, छोटी बच्ची, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम थ्रोन की चोट ठीक कर सकती हो? रुको, तुम एक एंजल हो, मत रुको, कुछ सेकंड और कोशिश करो। डायना ने सिर हिलाया। मेरी सेक्रेट पावर खत्म हो चुकी है। थ्रोन लेवल करेक्शन बहुत ज्यादा भयानक है। मेरा सेक्रेट पावर इसे रोक सकता है, लेकिन मैं इसका सिर्फ बहुत छोटा हिस्सा ही मिटा सकती हूँ। ये सुनकर झांझू ने अपनी तकलीफ दबाई और गहरी सांस लेकर कहा, आखिरकार मेरे कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ है। मैं हैरान होकर सोचने लगा, क्या सारे थ्रोन्स ऐसे ही होते हैं? यांग शाओ ने तुरंत बात बदली और कहा, ब्रोदर जंजू, मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। ये शेनलिन है, एलियंस की सबसे बड़ी टारगेट। झांझू ने तुरंत मेरी तरफ देखा और बोला, तो तुम वही हो जो सेम लेवल पर मुझे जमीन पर पटक सकते हो? मैं पूरी तरह कंफ्यूज दिख रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर साइड में बैठे ईमी पर गई और उसकी आंखें चमक उठी। क्या शानदार वुल्फ है, मुझे इस पर सवारी करने दो। ये कहकर वो उस पर कूदने ही वाला था, लेकिन एमी तुरंत बच गई और साफ था कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जानजू का चेहरा जम गया। इसका क्या मतलब है? एक थ्रोन को रिजेक्ट करने की हिम्मत? फिर उसने कहा, अगर आज मैं इस पर नहीं बैठा तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। जैसे ही वो जबरदस्ती करने वाला था, यांग शाओ ने उसे रोक लिया। ब्रदर जानजू, ऐसा मत कीजिए। वो योक्सिया के भविष्य का एक अहम पिलर है, हम उससे दूरी नहीं बना सकते। जानजू ने धीरे से यांग शाओ को देखा, फिर हाथ पीछे बांधकर उदास लेकिन गर्व भरे अंदाज में बोला, मैंने ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ किया, फिर भी मैं एक वुल्फ की सवारी भी नहीं कर सकता। छी, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो हानचंग बेस की तरफ उड़ गया और मैं व यंगशाओ जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। यंगशाओ के प्राइवेट ऑफिस में पहुंचते ही जानजू बिना किसी औपचारिकता के सीधे सबसे खास सीट पर बैठ गया, जैसे वो अपने ही घर में हो। यंगशाओ ने पूछा, ब्रदर जाक, फ्रंट लाइन की सिचुएशन कैसी है? क्या हालात और खराब हो गए हैं? पिछले कुछ सालों से जानजू पीछे रहकर अपनी बढ़ती हुई कर्ज को दबा रहा था। मैं अपनी 10वीं इवो जानकारी भी ले रहा था ताकि वहां अपनी जगह बना सकूं। मुझे डर था कि एनिमी फिर से हमारी ताकत खत्म करने के लिए नया हमला शुरू करेगा। शेन शेंग ने बताया था कि वो लोग ऐसा नियमित अंतराल पर करते हैं। हर बार कम से कम हजारों वॉरियर्स मर जाते हैं, यहाँ तक कि सॉवरेन्स भी गिर सकते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बस नंबर्स पर आधारित है, लाइफ के बदले लाइफ। लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए मामला बिल्कुल उल्टा है। हमारा हर वॉरियर जो मरता है वो बहुत बड़ा नुकसान है, खासकर वो जीनियसेस जिनके पास हिडन क्लासेस हैं। वो फ्यूचर में 9th रैंक पावर हाउसेस बनने वाले होते हैं। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि झांझू ने अचानक मेरी तरफ एक स्टोरेज बैग फेंका जो लाइफ क्रिस्टल्स और कई रिसोर्सेज से भरा हुआ था। तुम्हारी समन्स का पोटेंशियल बहुत डरावना है, जाहिर है हम तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेंगे, और जो रिसोर्सेज तुम्हें मिलने चाहिए ये उससे भी कम है। यांग शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातों ने मुझे सच में छू लिया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो मुझे कितना महत्व दे रहे थे। अगर मैंने चुपचाप सीक्रेट में ग्रो करने का फैसला किया होता और बाद में अपनी ताकत दिखाई होती तो शायद सब हैरान हो जाते, लेकिन बहुत संभव था कि किसी एनिमी सॉवरेन द्वारा मैं पहले ही खत्म कर दिया जाता। अभी अपना टैलेंट दिखाने में खतरे थे, लेकिन ह्यूमैनिटी भी चुप नहीं बैठी थी। उन्होंने न सिर्फ सॉवरेन्स को मेरी सुरक्षा के लिए लगाया, बल्कि रिसोर्सेज भी बेहद उदारता से दिए। कुल मिलाकर 500 लेवल 5 और लेवल 6 लाइफ क्रिस्टल्स थे। साथ ही एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग मैनुअल भी था, जिसकी कीमत 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थी। उन्होंने बिना हिचकिचाए मुझे दे दिया। अगर ह्यूमैनिटी मुझे इतना महत्व दे रही थी तो वो सिर्फ मेरी समन्स की ताकत की वजह से नहीं था, बल्कि मेरे टैलेंट की वजह से था, जो उन्हें डरावनी शक्ति दे सकता था। यांग शाओ से कुछ देर बात करने के बाद मैं पहाड़ों में वापस लौट गया ताकि ईमिंग को समन कर सकूं। मैंने स्टोरेज बैग के सारे लाइफ क्रिस्टल्स उसे दे दिए। एमिंग तुरंत फट पड़ा और उसकी डार्क फ्लेम्स धीरे धीरे उन क्रिस्टल्स को निगलने लगी। कुछ देर बाद उसकी इवोल्यूशन वैल्यू 1766 पॉइंट्स बढ़ गई। वो जरूरत के कुल पॉइंट्स का 1/3 पूरा कर चुका था। अगला कदम था शिकार जारी रखना। यांग शाओ से म्यूटेंट बीस्ट्स की लोकेशन लेकर मैंने पहाड़ों के और अंदर जाने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में ब्लाइंड माउंटेन्स की सारी लेवल 50+ म्यूटेंट बीस्ट्स पूरी तरह खत्म कर दी गई।
लेवल 60 प्लस के 16 मास्टोडॉन्स और लेवल 50 की 100 से ज्यादा म्यूटेंट बीस्ट्स को एमिक ने निगल लिया। उसका साइज 15 मीटर बढ़ गया और उसके सारे एट्रीब्यूट्स में 30 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई। हेडक्वार्टर्स में हर कोई सच में खुश था। उनके लीडर के बिना ये मास्टोडॉन हीरे साफ करना था। आने वाले कई सालों तक ब्लैंड माउंटेन रेंज सुरक्षित रहने वाली थी। यंग शॉ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में वो जानता था कि मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है। वॉन बेस के पास के पहाड़ों में अब एक भी म्यूटेंट बीस्ट दिखाई नहीं दे रही थी और ये अच्छी खबर नहीं थी। इसका मतलब था कि सारी म्यूटेंट बीस्ट्स मास्टरडॉन्स के बुलावे पर इकट्ठा हो चुकी थीं। वहां के एस्पिरेंट्स अब पहाड़ों में जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे और बेस के अंदर छिपे हुए थे। कई दिनों में उन्होंने 50 से भी कम म्यूटेंट बीस्ट्स मारी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मास्टरडॉन्स जल्दी हमला कर देंगे। अब जबकि हंचंग बेस पर दबाव काफी कम हो गया है, लोगों को इकट्ठा करो और वन बेस की मदद के लिए भेजो। 1 घंटे बाद मैं जैसे ही वापस आया, मुझे फिर यंग शाओ के ऑफिस बुला लिया गया। शेनलिन ब्लियन माउंटेन्स के मास्टरडॉन्स तुम्हारी वजह से खत्म हुए हैं। मैं तुम्हें वन बेस भेजना चाहता हूँ ताकि वहां सफाई में मदद कर सको। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए हाँ कर दी। सच कहूं तो यहाँ अब बड़े मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके थे और मैं पहले ही दूसरी बेसिस की टेरिटरी में जाकर शिकार करने का बहाना ढूंढ रहा था। लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट्स अब एमिंग की ग्रोथ के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। मेरी रिएक्शन देखकर यांगशाओ मुस्कुराया। बाकी लोग भी तैयार हैं, समय बर्बाद मत करो, अभी निकलो। मैं यांगशाओ के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक गया जहां पहले से 50 लोग इकट्ठा थे। वहां मुझे गिफे और कई जाने पहचाने चेहरे दिखे। वो खुश होकर मेरे पास आई और बोली, चेनलिन, मुझे पता था तुम रीइंफोर्समेंट के लिए जरूर आओगे। मैंने सुना है वॉन बेस की हालत बहुत खराब है। उसने बिना झिझक यहाँ आने का फैसला कर लिया था। फिर गिफे शरारती मुस्कान के साथ डायना के पास आई, जो मेरा हाथ पकड़े हुई थी। कितनी प्यारी लिटिल एंजल है। तुम अभी ग्रोथ फेज में हो ना चेनलिन? उम्मीद है तुम इसके साथ कोई वियर्ड चीजें नहीं करते होगे। डायना ने सिर उठाकर मुझे जिज्ञासा से देखा और पूछा, मास्टर, वियर्ड चीजें क्या होती हैं और मास्टर डायना के साथ वियर्ड चीजें क्यों नहीं कर सकता? एक पल में ढेर सारी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। कुछ जलन भरी थी और कुछ जानलेवा। मेरे होंठ फड़क उठे। जवाब न सूझने पर मैं तुरंत सबके साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में चढ़ गया। हमारा डेस्टिनेशन था वैन बेस। वहां पहुंचते ही माहौल बेहद भारी था। सभी सैनिक हाई अलर्ट पर थे और हैवी वेपन्स पूरी तरह एक्टिवेट थे। कई कैडेट्स धीमी आवाज में बात कर रहे थे। क्या हमें सच में यहाँ रुकना चाहिए? सारी म्यूटेंट बीस्ट्स इकट्ठा हो चुकी हैं, वो जरूर हमला करेंगी। सेना ने हमें जाने की परमिशन दे दी है। वैसे भी हम उन सबको खत्म नहीं कर सकते। यहाँ रुकने का क्या फायदा? कुछ लोग पहले ही जा चुके थे। ये लगभग तय था। हजारों लाखों म्यूटेंट बीस्ट्स अगर एक साथ टूट पड़ी तो उन्हें कौन रोक पाएगा? कई टीममेट्स लगातार बहाने बना रहे थे ताकि अपनी आने वाली भागने की योजना को सही ठहरा सके। तभी वांग फेंग ने मुट्ठियां भींच लीं और भारी आवाज में कहा, मेरा परिवार यहीं है। अगर म्यूटेंट बीस्ट्स हमला भी कर दें, अगर यहाँ रुकने का मतलब मौत भी हो, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, सिटी में करोड़ों लोग रहते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार इवैक्यूएशन चल रहा है, फिर भी ज्यादातर लोग नहीं बर्बाद होगा। तभी एक हरा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बादलों को चीरता हुआ आया और धीरे धीरे वॉन बेस के एयरपोर्ट के पास उतर गया। वॉन बेस के कमांडर काऊ और कई ऑफिसर्स पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने यांग शाओ को कैडेट्स के साथ आते देखा, वो उत्साह में तुरंत उनकी तरफ भागे। जनरल यांग, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साफ था कि वो यांग शाओ की पहचान जानते थे, एक शक्तिशाली 9वीं रैंक वॉरियर। यांग शाओ ने थके हुए अंदाज में कहा, ओल्ड चाओ, मेरी कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुई है। मुझसे हालात पलटने की उम्मीद मत करो। ये सुनते ही काऊ का चमकता चेहरा चिंता से भर गया। उसने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है। अनगिनत म्यूटेंट बीस्ट 4 दिशाओं से इकट्ठा हो रही हैं और उन्हें लीड कर रही है एक कोलोसल क्रिएचर जो लेवल 70 पार करने वाली है। वो कई फ्रंट पूछा, लेकिन हान चांग बेस पर तो म्यूटेंट बीस्ट्स बहुत ज्यादा थी। फिर वहां प्रेशर इतना कम कैसे हो गया? यांग शाओ मुस्कुराया और बोला, ब्लियन माउंटेन रेंज की सारी लेवल 50 प्लस म्यूटेंट बीस्ट्स खत्म कर दी गई हैं। और ये बेहद एक्साइटेड होकर मेरी तरफ दौड़ा। स्टूडेंट चैनलिन, आखिरकार आप आ गए। और हाँ, मेरा पोता काओ यांग तुम्हारा रूममेट है। चैनलिन, जनरल यांग ने जो तुम्हारे लिए भेजा है वो इधर है। चलो मैं दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ले गया। कुछ सोल्जर्स एक कई मीटर लंबा काला बॉक्स लेकर आए। काऊ मुस्कुराते हुए बोला, स्टूडेंट चेनलिन, ये सब आपके लिए है। सामने वाला वेयरहाउस खाली है, आप आराम से जाकर सब इंस्पेक्ट कर सकते हो। मैंने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और वेयरहाउस में जाकर बॉक्स खोला। उसके अंदर रेयर मेटल मटेरियल्स और लाइफ क्रिस्टल्स भरे पड़े थे। मैंने तुरंत सिल्वर डिस्क समन किया और मटेरियल्स को फ्यूज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बैटल आर्मर का वजन 163 टन तक पहुंच गया। मैंने बस हल्के से पैर दबाया और नीचे का स्टील फ्लोर ही मुड़ गया। सारे मटेरियल्स फ्यूज होने के बाद सिल्वर डिस्क को शार्पनेस एनहांसमेंट के 8 नए लेवल्स मिले। पहले के 2 लेवल्स मिलाकर अब टोटल 10 लेवल्स हो चुके थे। अब लेवल 50 से नीचे के दुश्मन को एक ही बार में मारना आसान था। इसके अलावा उसे साइज बदलने की एबिलिटी भी मिल गई। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अब मुझे पहाड़ों में जाकर म्यूटेंट बीस्ट्स पर इसे टेस्ट करने की जल्दी थी। इस बार मैंने 100 से ज्यादा रेयर मटेरियल्स फ्यूज किए थे, जिससे सिल्वर डिस्क की कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ गई थी। मैं वॉन बेस के खुले ट्रेनिंग एरिया पहुंचा, जहां 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। वहां मैंने तुरंत एक फैमिलियर चेहरा देखा, सुलिंगसु। उसके लंबे बर्फ जैसे बाल थे,
चेहरा नाजुक और थोड़ा पीला था और उसकी बॉडी पतली लेकिन लंबी थी। मैं उसके पास गया और कहा, कमरेड जो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी कौ आगे आया और गंभीर आवाज में बोला, ये म्यूटेंट बीस्ट्स कल से इकट्ठा हो रही हैं। लेवल 69 का एक डार्क हॉर्न्ड बीएमओ उन्हें लीड कर रहा है और वो 4 दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। इस स्कैटर्ड अटैक की वजह से हम अपनी डिफेंस कंसंट्रेट और उनका टारगेट है वन, विशी और यूनिशी बेसिस। तुम्हारा मिशन है उन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट करना और पीछे चल रही म्यूटेंट बीस्ट्स को मारकर। इस मिशन के लिए तुम्हें 8 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, हर ग्रुप में 20 लोग होंगे। कोई सवाल? सबने एक साथ जवाब दिया, नहीं। काऊ ने तुरंत टीम बनानी शुरू कर दी। तभी यांग शाओ आगे आया और बोला, चेनलिन, तुम अकेले काम करोगे? वो मेरी ताकत जानता था। बाकी लोग मेरे लिए सिर्फ बोझ बनते। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आसपास के लोग हैरान थे। ये क्या खास है? यहाँ तक कि मेंटर्स भी टीम में जा रहे हैं। 2 मिनट बाद 8 टीम्स तैयार हो गई। मैंने एमिंग को समन किया जो एक 100 मीटर से भी बड़ा हो चुका था और मैं सीधा माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़ा। पहाड़ों के अंदर विशाल काला भेड़िया पागलों की तरह दौड़ रहा था। पीछे डायना ने अपनी बाहें मेरे गले के चारों ओर लपेट रखी थी और उसका छोटा शरीर तेज हवा में झूल रहा था। एक मासूम न्यूबॉर्न एंजल होने के कारण उसे हर चीज में क्यूरियोसिटी थी और वो समनिंग स्पेस में रहना नहीं चाहती थी, और जाहिर है मैं उसे मजबूर नहीं करने वाला था। उसी समय डस्टी माउंटेन रेंज के अंदर अनगिनत विशाल म्यूटेंट बीस्ट्स चट्टानों को कुचलते हुए, जमीन तोड़ते हुए और विशाल पेड़ों को गिराते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सैकड़ों किलोमीटर लंबी डिस्ट्रक्शन वेव जैसी लग रही थी। सबसे आगे 3 भयानक पीएमओ थे, हर एक लगभग 1 किलोमीटर लंबा, सिर ऊंचा किए हुए आगे बढ़ रहा था। उनके शरीर से निकलती क्रूर ऑरा इतनी भयानक थी कि उनके आसपास की स्पेस तक मुड़ती हुई लग रही थी। अनगिनत म्यूटेंट बीस्ट्स के कदमों से 1 लाख मीटर तक धरती जोर जोर से कांप रही थी। कमांड सेंटर के अंदर ड्रोन फुटेज देख रहे ऑफिसर्स के चेहरे बेहद गंभीर थे। तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी। 1000 मीटर लंबी टायरानिकल सिलुएट काली आग में घिरी हुई साइड से बिजली जैसी स्पीड में आई। वो था इमिंग। हवा धमाके के साथ फट गई। कई दर्जन किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी था वो उस भयानक शक्ति से तबाह हो गया। उसकी दहाड़ आसमान तक गूंज उठी। साउंड वेव्स फैलते ही सारी म्यूटेंट बीस्ट्स हिल गईं और वहीं रुक गईं। कमांडर काऊ पूरी तरह स्टन्ड रह गया। ये ऐसे लड़ता है? हमारा मिशन तो रियर गार्ड को रोकना था, ये सीधे सामने कैसे घुस गया? सामने 3 मास्टोडॉन्स खड़े थे। उनमें से एक 800 मीटर से भी ऊंचा था और उसके दोनों मुड़े हुए दांत 100 मीटर लंबे थे। लाल स्केल्स से ढका डीमन एलिफेंट मास्टोडॉन धीरे से बोला, तुम किस प्रजाति के हो? हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो? लेकिन ईमिंग ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। उसकी शक्ति फट पड़ी और स्याही जैसी काली आग 10,000 मीटर तक फैल गई। उसके डोमेन में मौत की ओरा धीरे धीरे फैलने लगी और जो भी उसके अंदर फंसा वो सब कुछ निगलने लगी। लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट्स की लाइफ फोर्स पल भर में जलकर खत्म होने लगी। एमिंग के चारों तरफ लगभग 3000 मीटर ऊंची एक भयानक परछाई बन गई। उसकी 2 धूसर आंखें जो मौत की डरावनी आभा से भरी थीं, सीधे उन मॉन्स्टर्स को घूर रही थीं। तीनों मास्टोडॉन्स डर से कांप उठे। सिर्फ उस एक नजर ने उनके दिमाग में ऐसा डर भर दिया जैसे अगले ही पल उनका अस्तित्व मिट जाएगा। इन्फर्नल स्काई रिफाइनिंग मैट्रिक्स एक्टिवेट हो चुकी थी। इस डोमेन के अंदर कोई भी उसके फैसले से नहीं बच सकता था, यहाँ तक कि अनडेड और लाइफलेस क्रीचर्स भी नहीं। उन पर भी मौत का कंसेप्ट जबरदस्ती थोप दिया जाता था। आसमान में डियाना ने बिना देर किए अपनी डिवाइन ब्लेसिंग छोड़ दी। उसके माथे पर डिवाइन मार्क सुनहरी रोशनी से चमक उठा और एमिंग की शक्ति काफी बढ़ गई। एमिंग अपनी करंट स्टेट में पहले ही बेहद डरावना था। डायना अपनी पूरी डिवाइन पावर लगाने के बाद भी उसके एट्रीब्यूट्स को सिर्फ थोड़ा ही बढ़ा पाई, लेकिन यही सपोर्ट काफी था। इन्फर्नल मैट्रिक्स तुरंत 20,000 मीटर और फैल गई और काली आग की शक्ति 2 गुनी हो गई। उसकी ताकत अब बिल्कुल भयावह बन चुकी थी। सिर्फ कुछ सेकंड में ही हंड्रेड्स ऑफ लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट्स राख बन गई। यहाँ तक कि उनके लाइफ क्रिस्टल्स भी काली आग ने निगल ली। तीनों मास्टरडॉन्स गुस्से में दहाड़े, तुम मौत ढूंढ रहे हो, इसे मार डालो। तभी अचानक आसमान अंधेरा हो गया। फीकी चांदनी फैली जिसमें एक डरावना संकेत छिपा था और सभी म्यूटेंट बीस्ट्स डर से कांप उठी। डायना आसमान में शाही अंदाज में खड़ी थी। उसका चेहरा ठंडा और अहंकारी था, जैसे वो सब पर फैसला सुना रही हो। उसके पीछे एक फुल मून लटक रही थी। उसके चारों ओर 9 एनाइलेशन ब्लेड्स घूम रही थीं, जिनसे लाल आभा निकल रही थी। वो सीधे गोस्ट रॉक मास्टरडॉन की तरफ गई। वो बीस्ट दहाड़ी और अपनी सारी ताकत जुटा ली। उसकी पत्थर जैसी स्किन पर अजीब रून्स उभर आए, लेकिन सर्कुलर ब्लेड्स ने उन्हें ऐसे काट दिया जैसे वो कुछ थे ही नहीं। उसके शरीर पर कई दर्जन मीटर गहरा घाव बन गया। दर्द से तड़पकर गोस्ट रॉक मास्टरडॉन रुक गया। उसने अपनी हथेली से ब्लेड्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फुर्ती से बच गई। डायना के कंट्रोल में ब्लेड्स उसके हाथ के ऊपर चढ़ गईं और 100 मीटर लंबा घाव बना दिया। डायना जब घोस्ट रॉक मास्टोडन को रोक रही थी तो एमिक भी पीछे नहीं रहा। वो तुरंत बाकी 2 कोलोसस बीस्ट्स की तरफ टूट पड़ा। उसके रास्ते में आने वाली सारी म्यूटेंट बीस्ट्स चकनाचूर हो गईं। डीमन एलिफेंट मास्टरडॉन गुस्से से दहाड़ा और अपनी क्रिम्सन स्केल्स वाली ट्रंक को घुमाकर ईमिंग पर मारा।
बिना किसी आदेश के एमिंग के काले फ्लेम से ढके पंजे उस पर टूट पड़े। उन्होंने एलिफेंट की स्केल्स फाड़ दी और इतने गहरे घाव दिए कि हड्डियां तक दिखने लगी। दूसरी तरफ स्क्लोपेंड्रा मास्टोडोन ने अपने डरावने जबड़े खोले और अचानक एमिक को काटने के लिए हमला किया, लेकिन एमिक बिजली जैसी स्पीड से रिएक्ट किया। उसने एक पंजे के वार से उसे दूर उड़ा दिया और फिर उसके सिर पर झपट कर अपने दांत गड़ा दिए। उसका डार्क रेड शेल तुरंत टूट गया। एमिंग के दांत उसके मांस में धंस गए और बैंगनी जहर वाला खून बाहर निकलने लगा। स्क्लोपेंड्रा मास्टोडोन दर्द से चीख उठा। उसने अपना विशाल शरीर एमिंग के चारों तरफ लपेट लिया और अपनी अनगिनत तेज टांगों से उसे छेदने की कोशिश की, लेकिन वो सब एक अटूट गोल्डन बैरियर से रुक गई। फिर एमिंग ने उसे अपने जबड़ों में पकड़कर दूर फेंक दिया। वो जाकर पूरे माउंटेन पीक को तोड़ते हुए गिरा और चट्टानों के नीचे दब गया, लेकिन एमिंग उसका पीछा करते हुए तुरंत वहां पहुंच गया। उसने अपने पंजे से एक विशाल चट्टान तोड़ी और स्कोलोपेंड्रा कोलोसस की खोपड़ी को जोर से जमीन में दे मारा। उसे जमीन पर दबाकर अपने पंजों से फाड़ने लगा। इसी बीच आसमान की सारी फ्लाइंग म्यूटेंट बीस्ट्स डायना की तरफ टूट पड़ी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने एनहिलेशन ब्लेड जोंगमी को वापस बुलाया और वो घूमते हुए उसकी तरफ लौट आई। बाकी 4 सर्कुलर ब्लेड्स फ्लाइंग बीस्ट्स के झुंड में घुस गई। वो चारों तरफ घूमती हुई एक एक बीस्ट को काटने लगी। उसी समय एलिफेंट कोलोसस अचानक एमिंग पर टूट पड़ा। वो पहले एमिंग को खत्म करना चाहता था। एमिंग ने भयानक दहाड़ लगाई और बिना किसी डर के स्कोलोपेंड्रा के सिर को पैरों तले दबाए हुए ही एलिफेंट कोलोसस से भिड़ गया। चारों मस्टोडॉन्स की लड़ाई ने धरती को हिला दिया। हजारों मीटर तक जमीन फटने लगी। झटके होराइजन तक फैल गए और आसमान दहाड़ों व धमाकों से भर गया। अनगिनत म्यूटेंट बीस्ट्स शॉक वेव्स से बचने के लिए भागने लगी। कमांड सेंटर में पूरी खामोशी छा गई। काऊ हैरानी से मुंह खोले खड़ा था। ये भेड़िया इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? ये सिर्फ लेवल 20 है और 3 कोलोसस को रोक रहा है। इसमें 46 माउंटेन रेंज अब एक डार्क परगैटरी बन चुका था, जिसे काली आग निगल रही थी। चारों कोलोसस पागलों की तरह लड़ रहे थे। उनकी टक्कर से आसमान और धरती कांप रही थी। एमिंग की 1000 मीटर से भी ऊंची तानवी परछाई करोड़ों जिंदगियां निगल सकने वाली टिरनी ऑरा छोड़ रही थी। उसकी मौजूदगी ही दम घोंट देने वाली थी। तभी आसमान में डायना ने अपनी लड़ाई खत्म कर दी। सैकड़ों फ्लाइंग म्यूटेंट बीस्ट्स उसके हाथों खत्म हो चुकी थी। उनके कटे फटे शव जमीन पर पड़े थे। फिर अनाहिलेशन ब्लेड जोंगमी उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसकी डार्क रेड चमक और तेज होती गई। इतनी भयानक शक्ति इकट्ठा हुई कि हवा तक मिटती हुई महसूस होने लगी। 9 सर्कुलर ब्लेड्स एक होकर 100 मीटर लंबी एक सिंगल डार्क रेड ब्लेड में बदल गई। वो डायना के सामने तैर रही थी और उसकी ओरा से सारी म्यूटेंट बीस्ट्स कांप रही थी। उसके पीछे की सिल्वर मून धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदल गई। हजारों मीटर तक आसमान और धरती खून जैसे लाल रंग में डूब गए, जैसे पूरा संसार नरक बन गया हो। उसी पल फुल मून की सबसे शक्तिशाली फॉर्म सेंट्रल डिस्ट्रक्शन फॉर्म एक्टिवेट हो गई। डायना की ठंडी और निर्दयी आवाज गूंजी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल अनाइलेशन ब्लेड जोंगमी की लाल चमक अपनी सीमा पर पहुंच गई और वो एक डरावनी लाल शैडो बनकर आसमान को चीरती हुई सीधे स्कोलोपेंड्रा कोलोसस पर गिर पड़ी। जैसे ही हमला टकराया, डायना की एनहिलेशन ब्लेड जोंगमी एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसने सीधे 1000 मीटर लंबे स्क्लोपेंड्रा कोलोसस के शरीर को चीर दिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वो विशाल मॉन्स्टर मांस के गंदे ढेर में बदल गया। सिर्फ एक बार और लेवल 65 बीस्ट खत्म। इतनी भयानक ताकत देखकर मैं भी हैरान रह गया। लेकिन डायना की सेंट्रल डिस्ट्रक्शन फॉर्म की डिफेंस पेनिट्रेशन एबिलिटी सच में बहुत डरावनी थी। ये लगभग हर डिफेंस को इग्नोर कर देती थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके पास इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग सन मून फॉर्म अभी बाकी थी। हालांकि आसमान की गहरी लाल मून थोड़ी फीकी पड़ गई थी। साफ था कि इस अटैक ने डायना की बहुत एनर्जी खा ली थी, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ ताकत बची हुई थी। सिर्फ अपनी इच्छा से उसने अनाइलेशन ब्लेड जोंगमी को फिर कंट्रोल किया और तुरंत पास खड़े एलिफेंट कोलोसस पर हमला कर दिया। उस कोलोसस के दिमाग में तुरंत डर भर गया। उसने अपनी बॉडी पर और भी मोटिव कठोर पत्थर जैसी आर्मर उगा ली, लेकिन वो बिल्कुल बेकार साबित हुई। एनिलेशन ब्लेड ने एक ही पल में उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। उसके तुरंत बाद आसमान की गहरी लाल मून और टिक नहीं पाई और तेजी से गायब होने लगी। लेकिन उसी समय डायना का खूबसूरत और परफेक्ट एडल्ट शरीर अचानक वापस एक छोटी बच्ची के रूप में बदल गया। उसका पहले वाला ठंडा और घमंडी चेहरा फिर से मासूमियत से भर गया। उसने पलकें झपकाई और फिर घबराकर अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और मुझे ढूंढने उड़ गई। दूसरी तरफ एमिंग ने भी जल्दी ही अपना काम खत्म कर दिया। डीमन एलिफेंट बीस्ट पहले ही खत्म हो चुका था और अब एमिंग काली आग के समुद्र के बीच खड़ा था। उसकी डार्क फ्लेम्स मारे गए, पूरी तरह स्टंड था। उसके लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल मिशन सिर्फ कुछ, लेकिन मैंने तो पूरा बैटलफील्ड ही साफ कर दिया। सारी म्यूटेंट बीस्ट्स या तो मारी गईं या भाग गईं। अकेले मैंने हजारों, बल्कि शायद मेरी एफिशिएंसी बाकी सभी लोगों को मिलाकर भी कई गुना ज्यादा थी। ये देखकर काऊ का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। फेंसेस शायद एक भी अटैक नहीं झेल पाती, लेकिन अब उम्मीद पैदा हो चुकी थी। अंधेरे पहाड़ों में काली आग ने तेजी से सारी लाशें और लाइफ क्रिस्टल्स निगल लिए और फिर
वापस एमिंग के शरीर में लौट आई। कन्वर्टेड एनर्जी की वजह से एमिंग 1 मीटर और बड़ा हो गया और उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में 2 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई। बदले में मेरे सारे एट्रीब्यूट्स भी 1 पॉइंट बढ़ गए। जायंट बीस्ट से मिलने वाली कन्वर्टेड एनर्जी अब एमिंग के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन मेरे लिए ये अलग बात थी। मुझे सिर्फ उसका 1/3 हिस्सा मिलकर भी बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा था। अब मेरे स्टैट्स लेवल 30 हिडन क्लास यूजर से ज्यादा पीछे नहीं थे, और अगर मैं यिंडी के टेरिफाइंग बोनस को जोड़ दूं तो मैं लेवल 40 म्यूटेंट बीस्ट को आसानी से चूर चूर कर सकता था। जहां तक लेवल 50 बीस्ट की बात है, उसे मारने के लिए मुझे लगभग 10 वार चाहिए होंगे, और अब कुछ कमजोर कोलोसल बीस्ट से सीधा लड़ना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रही थी। Thank you for watching. Please support by subscribing to the channel.